हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड एंड आई होप आपके एग्जाम्स बड़े ही अच्छे जा रहे होंगे। तो आज मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपको पढ़ाने वाली हूँ एआई और आईटी। अब बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे, अरे मैम कौन सी फील्ड में आ गए आप ये। बेटा हाँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आ रही हूँ, आप सभी के लिए आ गई हूँ। अपने कंफर्ट जोन से काफी बाहर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए। बहुत से बच्चों के चैनल के ऊपर कमेंट आए थे कि मैम प्लीज ये एआई और आईटी में थोड़ी थोड़ी मदद कर दो। बहुत बच्चों ने तो बोला था कि मैम कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी कर दीजिए। वो तो एकदम ही मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, एआई और आईटी थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है। तो उतना ही मैं आपको आज के सेशन में थोड़ा सा जितना समझ में आता है, थोड़ा सा पढ़ने के बाद, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा पढ़ने के बाद आज मैं आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो अब ना बड़ा ध्यान से एकदम फोकस के साथ बैठ जाओ जरा स्क्रीन के सामने और ध्यान से मेरी दो तीन बातें समझ लो। देखो, अगर आपने आईटी चूज किया हुआ है तो भी, और अगर आपने एआई चूज किया हुआ है तो भी, स्टार्टिंग का ना आपके जो दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं इनमें ना दो पार्ट्स हैं। एक होता है पार्ट ए, ठीक है, जहां से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। पूरा जो पेपर है एआई का और आईटी का वो 50 मार्क्स का होता है। यानी कि तुम्हें बस 50 नंबर का ही पेपर देना है। जैसे बाकी पेपर तुमने 80-80 नंबर के दिए ना, ये 80 मार्क्स का नहीं होगा, ये 50 मार्क्स का होगा सिर्फ। ठीक है, तो दोनों आईटी का भी और एआई का भी। अब बेटा जो एआई का है उसमें ना स्टार्टिंग में जो पार्ट ए में जो टॉपिक है वो है एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। तो वही सेम आपको आईटी में भी देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका पार्ट ए का सिलेबस सेम है। आईटी के बच्चे को भी इंप्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़नी है और एआई के बच्चे को भी इंप्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़नी है, जो कि सेम होंगी। 10-10 नंबर के वहां से क्वेश्चन बनेंगे जो कि हद आसान होते हैं सच में। कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो भी आप उसका आंसर कर पाओगे। स्कोरिंग पार्ट होता है, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी के जो 40 नंबर बनते हैं वो बनते हैं आप लोगों के पार्ट 2 से। तो पार्ट 2 या पार्ट बी जो है वो डिफरेंट है, वो स्पेशल स्किल्स होती है। यानी कि एआई में एआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और आईटी में पार्ट बी में आईटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दोनों का पार्ट ए सेम रहेगा हालांकि। ठीक है, आज के सेशन में सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। 2026 का कोड है, एआई का कर रहे हैं। ठीक है, ये सेशन एआई का है, आईटी का भी सैंपल पेपर में सॉल्व करवाऊंगी। तो कोड है 417। अब मैं आपको थोड़ी कुछ बेसिक चीजें समझा देती हूं यहां पर। देखो, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ना, 10 नंबर का यहां से क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। तो बेसिकली होता क्या है, यहां पे आपके सामने कुछ मार्क्स वगैरह दिए हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरियल और ग्रीन स्किल्स। ठीक है, ये 5 टॉपिक होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। एक एक दो दो ये देखो आपको मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स 1 मार्क ईच, 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चंस कितने बनेंगे, तो इतना आपका 10 नंबर का जो है यहां से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से पार्ट ए में से 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है। और बाकी जो आपका स्पेसिफिक या स्पेशल स्किल्स होती हैं यहां से 40 नंबर का पेपर बनता है। टोटल बेटा 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है आपका। ठीक है, तो ये सब आपको यहां पर दिया हुआ है पूरा बाइफरकेशन, आप ये पढ़ सकते हो। राइट, 40 मार्क्स यहां से मिलेंगे, 10 मार्क्स वहां से मिलेंगे। तो अब हम ना क्वेश्चन पेपर को जरा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2026 का। क्वेश्चंस क्या आए हैं उसको एक बारी अपन देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, वो भी समझ लो। मैं मान के चल रही हूँ बहुत सी ऐसी जनता होगी जिसने तो अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा होगा, जिसको मालूम ही नहीं होगा मैम क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर दिस सेक्शन हैज 5 क्वेश्चंस। आपको मार्क्स अलॉट किए गए हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फॉलो कीजिएगा। और सब्जेक्टिव सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 26 नंबर का ये रहेगा। ये सारे मार्क्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है। ठीक है, और पार्ट ए है, समझ लो यहां पर। ठीक है, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस। यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए जो था ना, जो मैंने अभी बताया कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें जो सब आता है, तो वहां से आपको कम से कम कितने क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चंस आएंगे। आपको 4 आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही आसान लगेगा। विच ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज शोन बाय एक्शंस लाइक रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट और पॉइंटिंग अ फिंगर एट समवन। बेटा अब हम बोल रहे हैं कि देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक वर्बल होती है मौखिक रूप से जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी से। ठीक है, जैसे कि मैं अभी मौखिक रूप से आपसे कम्युनिकेट कर रही हूं, अभी मैं अपने वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूं आपसे बात करने के लिए। नॉन वर्बल क्या होती है कि आप ना वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, हैंड जेस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशंस का। राइट, उसे नॉन वर्बल कहेंगे। जैसे कि अगर आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने हाँ या ना बोलने की जगह या ऐसे सर हिला दिया, तो ये नॉन वर्बल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बोल रहे हैं कि ये जो होता है ना कि आप अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं किसी से हाथ मिलाने के लिए, या आप किसी की तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, ये कौन से टाइप के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं? क्या ये फेशियल एक्सप्रेशंस है? भाई फेशियल एक्सप्रेशंस तो फेस से रिलेटेड होंगे ना,
है ना। पोस्चर है, पोस्चर तो नहीं होगा, पूरी बॉडी के पोस्चर तो आप समझते हो ना, कैसे कैसे आप खड़े हो तो कैसे बैठते हो, राइट। जेस्चर या आई कांटेक्ट, बेटा जेस्चर्स होते हैं जो हम हैंड मूवमेंट्स होते हैं ना हमारे, इसको हम जेस्चर्स में काउंट करते हैं। तो अगर आप अपना हाथ किसी के लिए आगे बढ़ा रहे हो हाथ मिलाने के लिए, या फिंगर पॉइंट कर रहे हो, तो कॉमन सेंस है ना, जेस्चर होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट है कि नहीं। चलो, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि यू टेक ओनरशिप ऑफ अ टास्क। अगर आप कोई काम करने की ओनरशिप ले लेते हो कि हाँ भाई आपको स्कूल में कोई काम मिला है और मैम ने बोला कि भाई बोर्ड डेकोरेट करना है, कौन करेगा ये काम, ठीक है, कौन ये काम करेगा, आपने अपने ऊपर ये जिम्मा उठा लिया, तो आपने एक काम की ओनरशिप ली कि मैं करूंगा, ठीक है, आप उसको सिंसियरली कंप्लीट भी करते हो, शिद्दत से अच्छे से काम कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, एंड रिपोर्ट ऑनेस्टली इवन इफ इट इज डिलेड। अगर काम डिले हो जा रहा है तो भी आप ऑनेस्टली टीचर को बता दे रहे हो, ठीक है। तो मतलब बड़े ईमानदारी से, बड़े सीरियस होकर के, बड़े सिंसियरली अगर आप काम कर रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करेगा इस बिहेवियर को, है ना। सेल्फ अवेयरनेस की कैटेगरी में आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट या अडेप्टेबिलिटी। बेटा देखो ये ना सेल्फ अवेयरनेस की तो उसमें आने नहीं वाला। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आप अपने आप को लेकर कितने जागरूक हो, अपने बारे में कितना आपको मालूम है, वो सेल्फ अवेयरनेस होता है ना। टाइम मैनेजमेंट यानी कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करके चल रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो तो जैसे आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो एग्जाम में, तो क्वेश्चंस आपको जो दिए होते हैं वो लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करने होते हैं और उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना होता है ना। अडेप्टेबिलिटी यानी कि आप किस हिसाब से ढल पा रहे हो किसी सिचुएशन में। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला है कि आप एक टास्क की ओनरशिप ले रहे हो कि मैं ये करूंगा, अच्छे से करूंगा, थोड़ा बहुत डिले हो जा रहा है तो भी ईमानदारी से सामने वाले को बता रहे हो, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है। कौन सी स्किल्स नजर आ रही है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सजेस्टेड स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। अब EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि कौन सा स्टेप यहां पर सही नहीं है। 4 स्टेप्स गिवन है, कौन सा स्टेप नहीं है अपने इमोशंस को सही से मैनेज करने का। बेटा इमोशन सही से मैनेज, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो, उनके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए कितना उसको कंट्रोल करके लाइफ में डिसीजंस ले पा रहे हो, इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस को देखो, यहां बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड स्टेप टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने का कौन सा स्टेप तो बिल्कुल ही नहीं है। अब देखो नीचे से ऊपर चलते हैं, थिंकिंग रैशनली बिफोर मेकिंग डिसीजंस। अगर आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से रैशनली सोच समझ के आउटकम्स क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह अच्छे से नाप तोल करके सारे डिसीजंस ले रहे हो, तो यानी कि इमोशनली इंटेलिजेंट ही हो ना। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, राइट। अब मेरे को देखो यहाँ पढ़ा तो मैं AI रही हूं, लेकिन मेरा जो लिंक है वो इंग्लिश के चैप्टर से जा रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फायर एंड आइस वाला, है ना। कि आपके इमोशंस, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने दे रहे हो, तो यानी कि ये तो एक सही स्टेप है इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने का। हमें तो मना करा है कि कौन सा स्टेप नहीं है। अगला है प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड योगा, काम रहने के लिए ये भी किया जाता है ताकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, तो ये भी एक सही स्टेप है इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने का। ऑब्जर्विंग योर ओन बिहेवियर टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, अगर आप अपने खुद के बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं कहां गड़बड़ करता हूं, किस बात पे मुझे गुस्सा आता है, तो ये भी बेटा इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज ही किया जा रहा है। लेकिन यहां नॉट पूछा है, ऑप्शन ए बोल रहे हैं मेकिंग डिसीजंस प्योरली बेस्ड ऑन इमोशंस, यानी कि ये सही तरीका नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी डिसीजन ले रहे हो अपने इमोशंस में आकर के, यानी कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और यही तो हमसे बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख रहे हो कितना इजी है ना, कुछ मुश्किल इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब आ जाते हैं चौथे पर। व्हाट इज द एक्शन कॉल्ड व्हेन यू प्लेस द माउस पॉइंटर? उस एक्शन को क्या कहते हैं हम, जब हम एक माउस पॉइंटर को एक फाइल के ऊपर रख देते हैं, है ना तो हम क्लिक कर रहे हैं, ना ही हम उसको ड्रैग कर रहे हैं, हम सिर्फ एक माउस को फाइल के ऊपर लेकर के जा रहे हो और उसमें ना फाइल की सारी डिटेल्स आ जा रही है। तो बेटा देखो क्लिक तो होगा नहीं, क्लिक तो तब होता है ना जब आप उसको क्लिक कर दे। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि आप सिर्फ पॉइंटर को प्लेस कर रहे हो, आपने किसी फाइल, अब तुम लोगों ने सबने कंप्यूटर चलाया है यार, हम अगर कंप्यूटर कोई मतलब बेसिक भी होगा ना जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी एआई या आईटी की, इतना आप जानते हो कि अगर आप फाइल के ऊपर कोई माउस लेकर जाओ और वहां पे क्लिक नहीं किया लेकिन अपने आप उसकी डिटेल्स आ गई, तो उस एक्शन को भाई ना तो क्लिक बोलते हैं, ड्रैग भी नहीं कह रहे, क्योंकि ड्रैग तो क्या होगा, किसी चीज को ऐसे क्लिक करके इधर से उधर लेकर के जाया जाए, है ना। स्क्रॉल भी नहीं कह रहे हैं, उसका मतलब होता है हवर। हवर का मतलब क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया ना, हवर का मतलब है बेसिकली उसके ऊपर मंडराना। हम ना क्लिक कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं कर रहे, बस उसके ऊपर हमारा माउस पॉइंटर है और डिटेल्स अपने आप आ जा रही है।
अगला क्वेश्चन है, संजना ओपनड अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर इन हर नेबरहुड। संजना ने अपने गली मोहल्ले में एक छोटा सा किराने की दुकान खोली है। बहुत सारा कंपटीशन था आजू बाजू की दुकानों से। हर बिजनेस अट्रैक्टेड रेगुलर कस्टमर्स, काफी सारे कस्टमर्स भी आ गए उसके बिजनेस में। अब एक ही साल के अंदर शी एक्सपैंडेड हर स्टोर एंड लेटर ओपन 4 मोर ब्रांचेस अक्रॉस द सिटी। तो हुआ क्या कि उसने एक स्टोर खोला, कंपटीशन था लेकिन फिर भी उसकी दुकान अच्छी चल पड़ी, काफी सारे कस्टमर्स आने लग गए, उसने और एक्सपैंड कर दिया, उसने एक आधा स्टोर और खोल दिए। ठीक है, तो यहां पर शी नाउ प्लान्स टू एक्सपैंड टू 2 मोर सिटीज। अब वो सोच रही है कि 2 अलग अलग शहरों में भी खोल दिया जाए। अभी तो गली मोहल्ले में हमने 4-5 दुकानें खोली, अब अलग अलग शहरों में भी खोल दें। तो यहां पे बेटा वो अपने करियर में या एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में कौन से स्टेज पर है? सर्वाइव करने के स्टेज पर है, एंटर कर रही है, ग्रो कर रही है, रिटायर कर रही है। देखो सर्वाइव यानी कि तुम ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अभी तुम उतना ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, उसी में सर्वाइव करने के लिए सोच रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो कि करें तो क्या करें कि भाई अपनी दुकान बस चलती रहे। यहां पे उसकी दुकान चल पड़ी है, हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो एंटर भी नहीं कर रही है, एंटर कर चुकी है, मार्केट खुल चुकी है, दुकान खुल चुकी है। ठीक है, रिटायर तो बेटा वो होता है ना कि अब आप हट रहे हैं, उसमें से पीछे जा रहे हैं, अब आप अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। यहां पर वो ग्रो कर रही है क्योंकि उसने मार्केट में एंटर भी करा, सर्वाइव भी कर लिया और दोनों नई दुकानें खोली, 2-4, अब 2 अलग अलग शहरों में खोलने की सोच रही है, यानी कि ग्रो कर रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो होगा ये कि डोनेटिंग थिंग्स वी डू नॉट यूज। कुछ ऐसी चीजें जो आप यूज नहीं करते, अगर आप उसको डोनेट कर रहे हो, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, बुक्स हो गई, फर्नीचर हो गया, फूड, है ना, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये एसडीजी, कौन से एसडीजी में हमारा ये एक्शन फिट बैठ रहा है? आप जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको आप डोनेट कर दे रहे हो। बेटा इसका कुछ लेना देना क्वालिटी एजुकेशन से नहीं है, ना ही पॉवर्टी से है, ना ही गुड हेल्थ और वेलबींग से। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि भाई जो चीज मैं कंज्यूम नहीं कर रहा, जो मेरे काम की नहीं है, वो किसी और को दे दी जाए। तो ये जो है ना, ये हरकत कौन से एसडीजी के साथ मैच कर रही है? ये सस्टेनेबल गोल जो हमारा 12 है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के साथ मैच कर रही है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बस ये 6 क्वेश्चन थे, इसमें से 4 करने होते हैं हमको। ठीक है, चलो अगला आ जाता है। अब यहां पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये 5 नंबर का होगा। ठीक है, हाँ, तो यहां से बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ डेटा फेड इनटू एआई मॉडल। अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक जा रहा है। ठीक है, अभी तक हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ी जो जनरल थी, अब स्पेसिफिक जा रहे हैं हम। तो आपकी स्पेसिफिक स्किल्स से बोल रहे हैं कौन सा? विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ डेटा फेड इनटू द एआई मॉडल। एआई मॉडल में जिस भी प्रकार का डेटा फीड किया जाता है उसके हिसाब से एआई मॉडल को हम कितने तरीके से क्लासिफाई, कितने डोमेन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बेटा, जो क्लासिफिकेशन है ना वो हमारे 3 होते हैं। ठीक है, 3 में हम 3 डोमेन में क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। अगर आप चाहो मार्किंग स्कीम में इसका आंसर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी मार्किंग स्कीम है, इसके अंदर भी आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहां पर बोल रहे हैं, अब ये तो तुम बोलोगे मैम इसका, ये तो बेटा आप समझ नहीं है, तो लर्न करने वाली बात है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग वर्ब्स में पढ़ते हैं, नाउन में पढ़ते हैं कि 5 प्रकार होते हैं, तो ये तो पढ़ने वाली बात है भाई। ये तो तुम्हें, अगर तुमने किताब बिल्कुल ही नहीं खोली है, बुक तो खोलनी पड़ेगी जनाब, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो ना करें जनाब, बिल्कुल ना करें। अगर आप किताब नहीं खोल रहे हैं और आप सोच रहे हैं चमत्कार होएगा, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है, ये तो किताब खोलनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहां पे 3 प्रकार के डोमेन में हम क्लासिफाई कर सकेंगे। अब एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क focuses on the character and intentions of individual involved in decision making। तो यहां पे एक बात कह रहे हैं कि वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क जो होता है वो फोकस करता है एक कैरेक्टर पर, उसके इंटेंशंस पर, है ना, इंडिविजुअल के इंटेंशंस पर, जिसमें डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व रहती है। रीजन कह रहा है वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क इवैल्यूएट करता है वेदर एक्शन अलाइन कर रहा है उसके प्रिंसिपल, जैसे कि ऑनेस्टी, कंपैशन, इंटेग्रिटी के साथ, हाँ या ना। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखो, बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों चीजें सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो है ना आपका जो रीजन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो रीजन है ये एकदम सही तरीके से, रीजन जो है वो एकदम सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, कि हम क्या बोल रहे हैं, वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क क्या करते हैं, एक इंसान पे, कैरेक्टर पे, एक इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं उस पे फोकस करता है। तो हाँ, ये सही बता रहे हैं कि भाई ऑनेस्टी, कंपैशन, इंटीग्रिटी, इन सब चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर यूजेस अ रूल बेस्ड प्रोग्राम टू ग्रेड स्टूडेंट्स एसे। अब ने एक रूल बेस्ड प्रोग्राम का इस्तेमाल किया एक टीचर ने, बच्चों के एसे आए, ठीक है, होमवर्क में या टेस्ट में,
तो टीचर ने एआई से चेक करवाने का सोचा और उन्होंने क्या करा, रूल बेस्ड प्रोग्राम का इस्तेमाल करा बच्चों के, स्टूडेंट्स के एसे को ग्रेड करने के लिए। द प्रोग्राम वॉज ट्रेन्ड टू लुक फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस टू असाइन ग्रेड्स। अब हुआ क्या, अब एकदम एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारी टीचर जब खुद बैठ के क्वेश्चन पेपर चेक करेगी तो वो कुछ कीवर्ड्स को ढूंढेगी जो तुम पूरे साल सुनते रहते हो, कीवर्ड्स लिखना है एग्जाम में, कीवर्ड्स, राइट, कीवर्ड्स को ढूंढेगी। अगर तुमने वो एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं भी लिखा, उसके जैसा कुछ लिख दिया, तो टीचर होगी तो चेक कर लेगी, समझ जाएगी बच्चा क्या कहना चाह रहा है और आंसर दे देगी। लेकिन एक एआई क्या करेगा बेटा, टीचर ने क्या करा, टीचर ने ना उस प्रोग्राम को ट्रेन कर दिया कि भैया ये 4 स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, अगर बच्चे ने एस्से में ये 4 वर्ड्स लिखे तो नंबर दे देना, ठीक है। However, when students start using a new word, लेकिन जब बच्चा एग्जैक्ट वो शब्द जो टीचर ने लिखे हैं वो ना यूज करके कुछ और यूज कर रहा है ना, तो उसके जो है वो वर्ड्स तो यूज ही नहीं हुए हैं प्रोग्राम में, तो बच्चों को वहां नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये इशू के पीछे रीजन क्या है? देखो यहां क्या लिखा है, However, when students start using new words and expressions not included in the training, जो चीज टीचर ने फीड नहीं करी थी इस रूल बेस्ड प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम है वो इनकरेक्ट ग्रेड्स दे रहा है। यानी कि जरूरी नहीं ना कि बच्चे ने आंसर गलत लिखा हो, बस टीचर ने जो वर्ड्स बोले वो ना यूज करके बच्चे ने बाकी वर्ड्स यूज करे, बट जरूरी नहीं आंसर गलत हो। इसी के बारे में बोल रहे हैं कि क्या रीजन है कि इनकरेक्ट ग्रेड्स आ रहे हैं। देखो नीचे से चलते हैं, प्रोग्राम वाज नॉट टेस्टेड प्रॉपर्ली, ऐसा तो नहीं है प्रोग्राम को टेस्ट नहीं किया, या स्टूडेंट्स ने गलत एसे लिख दिया या बहुत लंबा एसे लिख दिया, ये भी कोई रीजन नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए, रूल बेस्ड प्रोग्राम वाज नॉट ट्रेन्ड ऑन इनफ एसेस, कि हमने ज्यादा एसे नहीं दिए, कि हमें हर प्रकार के एसे जो है उसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए थी और उस एआई को सब समझना चाहिए था, राइट। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि रूल बेस्ड अप्रोच जो है वो बहुत स्टैटिक है एंड कैन नॉट अडेप्ट टू न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। यही रीजन है कि आपने कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स दे दिए, अब वो सिर्फ उसी को रीड कर पा रहा है, वो बहुत ही स्टैटिक है, वो अपने हिसाब से ना थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस का ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई हम कुछ अपने हिसाब से भी अडेप्ट कर सके, कुछ नया शब्द आया उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है, ग्रेडिंग प्रोसेस में। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ये रीजन है एक्चुअल इशू का कि रूल बेस्ड अप्रोच बहुत स्टैटिक है और वो अडेप्ट नहीं कर पा रही है न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशंस के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस दैट हेल्प्स टू फाइंड द बेस्ट मॉडल दैट रिप्रेजेंट आवर डेटा एंड हाउ वेल द चोजन मॉडल विल वर्क इन द फ्यूचर। तो अब यहां क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये एक चीज की बात हो रही है, कह रहे हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस का, जो कि हेल्प करता है क्या करने के लिए, टू फाइंड द बेस्ट मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स आवर डेटा, जो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, हाउ वेल द चोजन मॉडल विल वर्क इन द फ्यूचर। तो एक चीज है जिसके ये सारे फीचर्स हैं। तो बेटा अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहां पर जो सारे फीचर्स रखने वाली जो चीज है उसका नाम होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। अब आप ये सारी चीजें तो भाई ये डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस तो पढ़नी की पड़ेंगी, इसका तो कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जादू टोना तो होगा नहीं कि बस मैंने ऐसे किया और मैंने ऐसे डाल दिया दिमाग में आ गया। इसके लिए तो भाई तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी। इसको इवैल्यूएशन बोलते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट है मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस का, जहां पर होता क्या है, ये हेल्प करता है कि हम फाइंड कर सके कौन सा बेस्ट मॉडल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डेटा को, इवैल्यूएट कर रहा है। बेसिकली इवैल्यूएशन का मतलब आप जानते हो, ठीक है। अब यहां बोल रहे हैं ये ना एक चीज है, इसका नाम आपको बताना है, ये मेनली फोकस करता है ऑन एनहांसिंग रॉ इनपुट इमेजेस, इमेज को एनहांस करने में हेल्प करता है, ठीक है, और प्रिपेयरिंग देम फॉर अदर टास्क सच एज रीस्केलिंग, करेक्टिंग ब्राइटनेस और चेंजिंग टोन्स। एक ऐसा प्रोसेस है जो फोकस करते हैं कि आप इमेजेस को इनहांस कर सको, या फिर उसमें रीस्केल करना है, करेक्ट करनी है ब्राइटनेस, चेंज करनी है टोन, इन सब पे फोकस करता है ये। और ये जो है ना, ये क्या है, ये एक सबसेट भी है किसी चीज का। बेटा इमेजेस से रिलेटेड आ रहे हैं ना, तो इमेज प्रोसेसिंग बोलेंगे हम, ठीक है। कंप्यूटर विजन का सबसेट है ये। कंप्यूटर विजन जो है बेसिकली वो इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह से डील करता है, तो उसके अंदर आता है ये। और इमेज प्रोसेसिंग क्या काम करता है, अब नाम में ही है इमेज को प्रोसेस करना, यानी कि हर तरीके से टोन, ब्राइटनेस, एडिटिंग वगैरह इन सब का काम होता है उसके अंदर, ठीक है। अब यहां पे आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। तो बोल रहे हैं कि नेचुरल लैंग्वेज में it is important to understand that a word can have multiple meanings and meanings fit into the statement according to the context of it। ये तो सही बात है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो नेचुरल लैंग्वेज में अगर कोई शब्द है तो शब्द के अलग अलग मतलब भी हो सकते हैं, उस मतलब को देखना पड़ेगा कि वो एक सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। एक एग्जांपल देती हूं, जैसे इंग्लिश में नॉर्मल लैंग्वेज में आप देखो ना, अगर मैं बोलूं कि योर परफॉर्मेंस वाज गुड, आपकी परफॉर्मेंस गुड थी यानी कि अच्छी थी, यहां पे गुड का मतलब आप देख रहे हो कैसे निकल रहा है। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि बेटा यू शुड स्टडी हार्ड, इट इज फॉर योर ओन गुड,
तो अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं बेटा मेहनत करनी चाहिए, ये तुम्हारे ही भले के लिए है। तो अभी हमने क्या बोला था, अभी हमने बोला था कि योर परफॉर्मेंस वाज गुड, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब हम बोल रहे हैं मेहनत करो तुम्हारे भले के लिए। तो गुड वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। तो ये तो सच बात है ना, ये तो ट्रू होगा कि नेचुरल लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप समझो कि कोई शब्द, एक शब्द के बहुत से मीनिंग हो सकते हैं और वो शब्द किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट है एक नेचुरल लैंग्वेज में। तो ट्रू होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है वो कह रहा है कि आंसर एनी 5, 6 में से 5 का आंसर करना है। अ सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे टेस्ला वेस्ला आपने देखी है, वो फेल हो जा रही है, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है पेडिस्ट्रियंस को, यानी कि पदयात्रियों को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। वो गाड़ी चल रही है अंधेरे में रात में और कोई रास्ते पे चलता इंसान है उसको उड़ा दिया, वो देख ही नहीं पा रही कि रास्ते में कोई इंसान भी आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट इन अ नियर एक्सीडेंट, कि ऑलमोस्ट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से। कौन सा डोमेन है एआई टेक्नोलॉजी का, शुड बी एनहांस टू इंप्रूव सेफ्टी। हमें अब ये एक रीजन है, ये एक प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी में सेल्फ ड्राइविंग कार है उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है पेडिस्ट्रियंस को, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एआई का कौन सा फीचर हमें एनहांस करना पड़ेगा बेटा, देखो नेचुरल लैंग्वेज एनएलपी को, तो हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब एनएलपी होता है, इसको तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। हमें स्टेटिस्टिकल डेटा भी नहीं देखना है कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने, हमें स्टैट्स में नहीं जाना है, रिकमेंडेशन सिस्टम पे भी नहीं जाना है। कंप्यूटर विजन, मैंने बोला ना इमेजेस से रिलेटेड, कि भाई वो उसका जो विजन वगैरह वो कैप्चर नहीं कर पा रही उतनी इमेजेस, वो ले नहीं पा रही उतनी इमेजेस की सामने से कोई चल रहा है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, ये रीजन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने कुछ एक डेटा दिया है, फ्रूट्स दिए हैं, कलर दिया है, चेरी होता है रेड का, उसका दाम है 1.8 रुपीज, ऑरेंज कलर के होते हैं 2 रुपए, बनाना येलो कलर का होता है 1 रुपए, ग्रेप पर्पल कलर के 3 रुपए। आपको ये थोड़ा डेटा दे दिया। अब यहां पे बोल रहे हैं कि इन द गिवन फ्रूट डेटा सेट, ये फ्रूट का डेटा सेट है, इसके अंदर व्हाट डू वी कॉल फ्रूट कलर प्राइस एज। अब ये एक डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर ये डेटा दिया है, इस डेटा के अंदर इन सभी को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये इंस्टेंसेस नहीं, वैल्यूज नहीं, मॉडल्स नहीं, इनको फीचर्स बोला जाता है। ये फीचर्स हैं, इस डेटा सेट के फीचर्स है कि इसके अंदर प्राइस भी गिवन है, उसका कलर भी गिवन है, फ्रूट भी गिवन है कि क्या फल, क्या कलर, क्या दाम, इसे फीचर्स बोलेंगे। ठीक है, अगला हमारा आप चेक कर लो एक बारी, राइट, तो फीचर्स होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इन स्पैम ईमेल। ठीक है, अब एक स्पैम ईमेल है डिटेक्शन सिस्टम, एक स्पैम ईमेल डिटेक्शन सिस्टम हमने निकाला है। ठीक है, जिसमें से 1000 ईमेल्स हमें मिले, 300 उसमें से स्पैम थे। हमारे सिस्टम ने 240 को तो एकदम करेक्ट रीड कर लिया कि हाँ भैया ये स्पैम है, लेकिन वो बाकी के 60 को ईमेल को ना रीड नहीं कर पाया कि वो स्पैम है, उसने बोल दिया कि ये लेजिट है, यानी कि ये सही है। ठीक है, ये सही ईमेल्स है, ये एक्चुअल काम के हैं। तो ये जो व्हाट इज द प्रिसिजन ऑफ द सिस्टम, यानी कि मैथ्स आ गया इसके अंदर यानी कि यार ये बोल रहा है कि आपको बताने की कितना एक्यूरेट है। ठीक है, अब इसमें मैथ्स लगाना पड़ेगा यार, तुम लोग देख रहे हो गाइस, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए अपन मैथ्स भी लगा दे रहे हैं यहाँ पर। तुम अब तुम्हें अब जिंदगी में कभी पूछना मत कि मैम हम आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं, आप हमसे कितना प्यार करते हो। अगर मैं तुम्हारे को पढ़ाने के लिए मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ तो तुम समझ लो मैं कितना प्यार करते होंगे तुम लोगों से। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है बेटा, यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है 1000 में से 300 जो थे वो स्पैम थे, है ना। इनकरेक्ट कौन से, 240 इनकरेक्ट थे और हमने 60 को मार्क कर दिया था। बेसिकली यहाँ पे करना क्या है ना, यहाँ पर 300 240, ठीक है, इसको माइनस कर दो जरा, क्या होगा, 0 से 0 कट गया। ठीक है, कुछ तो बेटा ये माइनस, मैं आपको ना थोड़ा सा इसमें मैथ्स में देखना पड़ेगा, मेरा बहुत ही खराब है मैथ्स। यहां पर बेसिकली जो आंसर आना चाहिए इट शुड बी 0.80। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए, आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देती हूं यहां पर। ठीक है, 0.80 आपका आंसर आएगा, राइट। अब वो कैसे आएगा वो मैं बता देती हूँ कि आपको करना वही होगा कि 240, क्योंकि आपके इतने गलत थे, ठीक है, एक्चुअल में मतलब इतने आपने सही निकाले, तो आपका ये 300 स्पैम्स, ये एक्चुअल स्पैम था, ये नीचे आएगा, इससे डिवाइड करोगे कितना, 240 स्पैम्स थे, तो ये पूरा कटेगा और फिर डिवीजन करके जो भी आंसर वैसे निकलता है वो ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, हे भगवान, assertion
जब मैथ्स का सवाल आ जाता है ना मेरे सामने ऑन स्क्रीन, तो मैं ना एकदम से ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ उस छोटे से बच्चे में, जो कि आज से मतलब कुछ टाइम पहले तक जब स्कूल में था और मैथ्स का क्वेश्चन देख करके घबरा जाता था। तो जैसे इस क्लास में ना, जैसे टीचर मैथ्स वाली उठा देती है ना, यू कम ऑन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो जब घबराते हुए, दिल की धड़कनें बढ़ते हुए क्वेश्चन बोर्ड के पास जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और घबराहट, वैसी घबराहट मुझे होने लग जाती है जब मेरे को ऐसे पब्लिकली मैथ्स का सवाल दे दिया जाता है, तो मेरी दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। ठीक है, इतना ट्रॉमेटाइज्ड हूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन एजर्शन का है। वो कह रहे हैं कि एक मशीन लर्निंग के अंदर एक मॉडल जो कि जिसमें लोअर एरर है, उसको माना जाता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा। बात तो सही है भाई, जिंदगी में भी यही होता है। अगर एक सब्जेक्ट के अंदर या किसी चीज में अगर तुम गलतियां कम कर रहे हो, यानी कि चांसेस यही तो है कि तुम अच्छा करोगे। गलतियां कम करने का मतलब ही तो है ना कि एक्यूरेसी पहुंच रही है, यानी अच्छा करेंगे। तो कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग के अंदर भी एक मॉडल अगर गलतियां कम कर रहा है, तो यानी कि वो अच्छा कर रहा है, परफॉर्म बेटर कर रहा है एक डेटा सेट पर। अब रीजन है कि एरर हेल्प करते हैं हमें इवैल्यूएट करने में कि हाउ एक्यूरेटली एक मॉडल काम कर रहा है और कितना अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा है ट्रेनिंग और अनसीन डेटा को, विच इज व्हाई इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल। ऑब्वियस सी बात है, दोनों चीजें सही है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि भाई अगर आप, रुको, है ना, अगर आप देखो, एक मशीन लर्निंग में जितने कम एरर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, उतना अच्छा परफॉर्म करे। और एरर तो हमें यही हेल्प करते हैं ना ढूंढने में कि परफॉर्मेंस कितनी बेटर होगी, यही बोल रहे हैं यहां पर भी। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि ये आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। अब मैंने बोला ना कंप्यूटर विजन ये सारे इमेजेस विमेजेस से खेलता है भाई। ठीक है, तो अब आपको ये जो पिक्चर दी गई है, ये क्या एप्लीकेशन है, कंप्यूटर विजन का कौन सा एप्लीकेशन है बेटा? फेशियल रिकॉग्निशन तो है नहीं। फेशियल रिकॉग्निशन तो भाई अपने फोन में होता है ना, जो कि हमारे पूरे इमेज अपने पूरे फोन में, मतलब तुम्हारे पूरे चेहरे को रिकॉग्नाइज कर लेता है बेटा। ना तो ये सीवी है, ना मेडिकल इमेजिंग है, फेस फिल्टर है। स्नैपचैट में तुमने ये फिल्टर जरूर यूज किया होगा, है ना, कि वो तुम्हारे फेस पर लग जाता है फिल्टर, है कि नहीं? तो ये बस फेस फिल्टर है। अगला देखो, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ टोकन्स इन द सेंटेंस। अब टोकन्स क्या होते हैं? एआई लैंग्वेज में, एनएलपी के अंदर टोकन्स जो होते हैं वो बेसिकली टेक्स्ट होता है, वर्ड्स या फ्रेजेस को टोकन्स हम पढ़ते हैं। तो अब आपको बोल रहे हैं आपको काउंट करने हैं ये टोकन्स, ठीक है? तो यानी कि हम क्या काउंट कर रहे हैं बेसिकली बेटा, जितने भी कैरेक्टर्स यहां गिवन है, जितने वर्ड्स गिवन है उनको काउंट करना है, वही टोकन होते हैं। तो यहां पे हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, गिन लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19, 19 है। आपको कॉमा भी काउंट करना पड़ेगा 20, ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, और आपको फुल स्टॉप भी काउंट करनी 32। बेसिकली हमारे पास 32 टोकन्स हैं। आया समझ में? इसको लिखेंगे कैसे? आप इसको लिखोगे तो आप ना ऐसे ब्रैकेट बना के इन वर्ड्स, अब इनको अलग अलग थोड़ा दूर दूर लिखना स्टार्ट कर देना, वर्ड्स विद, ऐसे पूरा लिखोगे। हमारे पास कितने टोकन्स हैं? 32। मतलब वर्ड्स को आप काउंट करोगे और इसके अंदर हम ना पंक्चुएशन मार्क्स को छोड़ते नहीं है, उसको भी काउंट करते हैं, वो भी टोकन में आता है। ठीक है, ये बेसिकली एक तरीका होता है जिस तरीके से ना तुम्हारी जो प्रोग्राम है वो डेटा को रीड करेगा। तो ये टोकन्स जो है ये इस तरीके से काउंट होते हैं। आपको हर एक शब्द जो है वो गिनना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने। व्हाट डू फ्रेमवर्क प्रोवाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? अगर हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फ्रेमवर्क हमारे लिए क्या करता है? देखो, फ्रेमवर्क का मतलब है बेसिकली समझना कि कहां से शुरू करें, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। फ्रेमवर्क उसको बोलते हैं। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्रेमवर्क एक्चुअल में बेटा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होता है, कोई लीगल एडवाइस नहीं होती, रैंडम सॉल्यूशन नहीं होता फ्रेमवर्क, एथिकल जस्टिफिकेशन भी नहीं होता। आप ऑप्शन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेमवर्क यानी कि व्हाट विल बी डन आफ्टर व्हाट, मतलब ये आप एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड मिल जाती है कि ये होगा, ऐसे चलेंगे, फिर ये करा जाएगा, फिर ये करा जाएगा। ढांचा आपके लिए तैयार हो जा रहा है कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 अब क्या कह रही है बेटा? द टेस्टिंग डेटा सेट इज द कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स गिवन टू द मॉडल टू एनालाइज एंड लर्न। टेस्टिंग डेटा, टेस्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग डेटा का मतलब है एक ऐसा कलेक्शन एग्जांपल्स का जो दिया जा रहा है मॉडल को कि भाई तू लर्न कर ले। ट्रेनिंग डेटा कह रहा है इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकें। भाई अब तुम ये हटा दो जरा, कॉमन सेंस लगाओ। टेस्ट का मतलब क्या होता है और ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? साल भर तुमको ट्रेनिंग दी जाती है, तुम्हें पढ़ाया जाता है कि तुम ना चीजों को समझो, सीखो, एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखो, एनालाइज करो और लर्न करो।
टेस्ट का मतलब है कि तुमने वो जो सीखा है उसको कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। बेटा यहां टेस्टिंग का मतलब दिया है कि आप एग्जाम्पल्स की मदद से सीख रहे हैं, वो तो ट्रेनिंग में होता है ना सीखना, और ट्रेनिंग में दिया गया है कि आप ना एक्यूरेसी देख रहे हो कि कितना अच्छे से सीखे, कितना सटीक सीखे, तो ये उल्टा दे रखा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि ऑपोजिट उल्टी दी गई है। ठीक है, चलो अगला है माय गॉड मैथ्स का क्वेश्चन आ गया दोबारा। हाँ मैथ्स का नहीं है, मतलब इसमें मैथ्स लगेगी, तुम लोग ज्यादा स्मार्ट हो, तुम लोग अच्छे से कर लोगे, तुम्हारी टीचर ही थोड़ी सी बुद्धू है मैथ्स में। अ कंपनी इज यूजिंग अ सिंपल एआई मॉडल टू स्क्रीन जॉब एप्लीकेंट्स फॉर एन एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट पोजीशन। एक कंपनी में एंट्री लेवल पे मतलब एक डेटा एनालिस्ट की पोजीशन खाली है, उसके लिए बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशंस आई हैं। ठीक है, तो एआई मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, ताकि वो छांट सके तो कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं। मॉडल कंसिडर करता है 4 की एट्रीब्यूट सच एज मॉडल कंसिडर करता है 4 की एट्रीब्यूट्स को, ईच असाइंड अ वेट बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, हर एक को वेट असाइन किया है इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। अब फॉर्मूला क्या कहां चले गए, हाँ अब आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, अ बायस वैल्यू ऑफ 0.3 इज एडेड, इतना आपको ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है W1x1 प्लस W2x2 W3x3 प्लस ये सब आपको दिया गया है। तो बेसिकली ये आपकी W वैल्यूज, ये आपकी X वैल्यूज, अब आप इसको ऐड करेंगे तो एक बात बताओ, देखो W1x1 यानी कि 0 पॉइंट, ये मल्टीप्लीकेशन होता है, ये तो मुझे नहीं समझाना पड़ेगा ना भाई, मेरे को मैथ्स नहीं समझाऊंगी मैं, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूं। जब हमें ए बी प्लस ए सी दिया होता है तो ए बी का मतलब ये होता है ना कि ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, है ना, एंड प्लस ए सी का मतलब है ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू, ये तो जानते हो ना, ये तो मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, क्या क्या दिन आ गए निकिता, ठीक है, तो ये तो नहीं बोलना पड़ेगा ना। तो बेटा आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि 0.6 इंटू 1 इज इक्वल टू, कर लेते हो जाएगा हमसे, ठीक है। हमें क्या करना है, 0.6 इंटू 1 करना है, ठीक है। 0.4 इंटू 0, ये तो 0 ही होता है, इतना तो मुझे भी मालूम है, हटा दो इसको। अच्छा 0.5 इंटू 1 करना है हमको, और 0.3 इंटू 1 करना है, इन सबको ऐड करना है, क्योंकि यहां लिखा है ना मल्टीप्लाई के बाद ऐड करो, मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन के बाद कितना आया, 0.6 आया, है ना, ये तो 0 ही था, फिर ये 0.5 आया और ये 0.3 आया, तो हमारा ये वैल्यूज निकल के आई। अब हमें इनको ऐड करना है, सबको ऐड कर लेंगे, 0 हटा दो, 0.6, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 4 1 1.4 निकला। अब हमें इसमें 0.3 को भी ऐड करना है, तो यानी कि 1.7 निकल गया। यहां लिखा है ना बायस वैल्यू, इतना भी ऐड करना है, तो ये सब ऐड करने के बाद हमें 0.3 को भी ऐड करना है, 1.7 वैल्यू निकली है, ये हमारा आंसर होगा। चेक भी कर लेते हैं भाई अपन, ठीक है, तो चलो 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 चलो, हाँ ये रहा, अरे कहां गया, हाँ ये रहा, ठीक है, 1.7 इज द राइट आंसर, तो हमने यही निकाला था, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, why is not recommended, why it is not recommended to evaluate a machine learning model using the same data on which it was trained। ये देखो, ये वही बात है, ये वही वाली बात है कि पूरे दिन तुम्हारे टीचर, पूरे साल तुम्हारे टीचर ने बोला बेटा A फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ठीक है, और अब तुमसे सवाल भी वही पूछ लिया, A फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस तो बढ़ी ही नहीं ना, तुम्हें जो सिखाया गया वही सवाल तुमसे पूछ लिया, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस कहां गई, तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं, तुम तो बस उसी डेटा, जो डेटा फीड करा जा रहा है वही तुमसे पूछा जा रहा है, तो बेसिकली तुम उसी डेटा को रीइटरेट यानी कि वही दोबारा से रिपीट कर रहे हो। तो क्यों ऐसा बोला जाता है कि भैया कभी भी एक मशीन लर्निंग मॉडल को सेम डेटा से टेस्ट मत करो जिसपे उसे ट्रेन किया गया है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो मॉडल को जल्दी लर्न करवाएगा। क्या लर्न भाई, जो डेटा तुम उसके अंदर दे रहे हो वही उससे पूछोगे, तो फिर या जिस डेटा पे तुमने ट्रेन किया है वही डेटा उससे पूछोगे, तो बेटा कैसे पता चलेगा कि वो कुछ नया भी कर पा रहा है या नहीं, वो तो तुमने ऑलरेडी फीड कर दिया, उसी चीज को पूछ रहे हो, पूरे साल बच्चे को 2+2 सिखाया 4, एग्जाम में भी 2+2 पूछ रहे हो 4, तो कैसे पता चल रहा है कि एडिशन सीखा कि नहीं सीखा। तो रिड्यूस बायस इन द डेटा भी नहीं, इट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस, इंप्रूव भी नहीं करता। बेसिकली क्या है
ये ना इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि एमएल में यानी मशीन लर्निंग मॉडल में जिस डेटा पे ट्रेन कर रहे हो वही डेटा पे इवैल्यूएट ना करो, क्योंकि ये ओवरफिटिंग हो सकता है एंड गिवन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक एक्यूरेसी। आपको लगेगा मेरा डेटा बड़ा एक्यूरेट है, बड़ा सही बता रहा है, अरे वो सही इसलिए बता रहा है क्योंकि तुमने वही फीड किया था, वही उसे सिखाया, वही पूछ लिया, इसलिए एक्यूरेट बता रहा है। तो वो सही जजमेंट के लिए नहीं होता है, ठीक है, इससे सही जजमेंट नहीं मिलती। नंबर्स, ये जो नंबर्स तुमने देखे होंगे ये तो तुम जानते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो 1280 इंटू 10 24 19 20 1080, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर, ये नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं विड्थ और हाइट के एक इमेज के। तो इसके लिए करेक्ट टर्म क्या होती है, तो तुम्हें पता है भाई, रेजोल्यूशन बोलते हैं, क्लासिफिकेशन नहीं है, कलर डेप्थ नहीं है, इसे रेजोल्यूशन बोला जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास वो ये रहा, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी शोन इन द गिवन पिक्चर। अब एनएलपी की क्या एप्लीकेशन यहाँ, यानी कि एनएलपी क्या था, इसको लर्न कर लो, ये दो चार वर्ड्स आप लर्न कर लो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी मींस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है, क्या ये ऑटो जनरेटेड कैप्शंस है, या ये सेंटिमेंट एनालिसिस है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन है? बेटा ये जो है ना, ये हमें समझ में आ रहा है कि ये एक यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, देखो, और इसमें नीचे ना कैप्शंस चल रहे हैं, यानी कि आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से अब ऑटोमेटिकली कैप्शंस जनरेट हो रहे हैं, तो ऑटो जनरेटेड कैप्शंस होगा। ठीक है, चलो ये भी हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं, अगला यहां पर बोल रहा है कोई भी 5 ऑप्शन, 6 में से 5 करने हैं। यू आर डिसाइडिंग टू डोनेट टू अ चैरिटी, आपने डिसाइड किया कि मैं चैरिटी में डोनेट करूंगा। एक रेसिपेंट जो है वो लोकल स्कूल है, अपने घर के पास का स्कूल है जहां पर आप चैरिटी करोगे। दूसरा स्कूल जो है वो दूर दरार कहीं है, दराज कहते हैं, दरार, दूर कहीं है। विच फैक्टर माइट अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। अगर तुम चैरिटी करना चाहते हो, तुम्हें पता है एक बाजू में एनजीओ है, उसमें चैरिटी कर सकता हूं, तुम्हें पता है कुछ एक 20 किलोमीटर दूर जाके एनजीओ है, तुम्हारा डिसीजन किस चीज पे बेस्ड होगा? अरे लोकेशन पे तो बेस्ड होगा ना, है कि नहीं? डिजाइन ऑफ द चैरिटी, लोगों से क्या लेना देना है, वेदर से क्या लेना देना है, टाइप ऑफ पेन जो तुम साइन करने उससे नहीं, भाई लोकेशन से लेना देना है ना, कि कौन सी जगह हमारे पास पड़ रही है, तो ऑप्शन है। अब यहां दोबारा मैथ्स का क्वेश्चन है गाइस, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो। अ हाउस वॉज प्रिडिक्टेड टू कॉस्ट, एक घर की कीमत हमने अंदाजा लगाई थी कि 4,53,000 होगी, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस 4,88,000 निकला। तो कितने, व्हाट इज द एरर रेट ऑफ दिस प्रिडिक्शन? तो आपको 3 डेसिमल तक राउंड करना है, आपको बताना है कि कितना लगभग हमने गलत डेटा प्रिडिक्ट किया था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं बताती हूँ। एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ठीक है, एएसपी, तो एएसपी एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस प्रिडिक्टेड कॉस्ट पीसी अपॉन एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, 4,88,000 में से माइनस करेंगे 4,53,000। कितना मजा आ रहा होगा ना तुम लोगों को देखते हुए कि भाई मैम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करें जैसे सेकंड क्लास का बच्चा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे 4,53,000 अपॉन 4,88,000, है ना? तो अब अगर हम इसमें से माइनस, जरा कैलकुलेट कर लो साथ साथ मेरे भाई, सबके सब, 4,88, 1 2 3 4 5 3, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 2 3, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 5 गए 3, 40। ठीक है, 35,000 निकल के आया। तो अब 35,000 कहां लिखे, यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें 35,000 अपॉन 4,88,000, 000 तो कैंसिल हो गया बेटा। अब हमें निकालना पड़ेगा हमारे कैलकुलेशन के लिए फोन, क्योंकि अब हमारे बस की नहीं है, अब हमारा यही घी खत्म हो जाएगा सारा और माइनस में चला जाएगा। रुको हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा गाइस, 2 सेकंड दो मुझे। 35 डिवाइडेड बाय 4,88,000, ठीक है गाइस, तो इसका आंसर है 071, ये रहा 0.071, ये आपका यहां पर आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 0.071। ठीक है, अब तुम्हें तो कैलकुलेटर अलाउड होगा नहीं भाई, तुम्हें तो कैलकुलेटर अलाउड होगा नहीं, तुम तो भाई स्मार्ट होने चाहिए, देखो है ना।
तुम तो कर लोगे ये, मैंने कैलकुलेटर यूज कर, मेरे को ये लाइफ लाइन अलाउड है, तुम लोग अपना देख लेना भाई। कैलकुलेशन क्या करा मैथ्स में, इतना तुमने सीखा, इतना तो कर ही पाओगे ना, इतना तो हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ बदला लेना मैथ्स का, ये तूने मेरे को इतना गंदा पेपर दिया था ना सीबीएसई, अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ बदला लेना है, ठीक है। चलो तो अब अगला क्वेश्चन है, टर्म दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एक ऐसा टर्म आपको बताना है जो एक्चुअल में एक इमेज के अंदर आप ना रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, जैसे कि फेस, बाइसिकल, बिल्डिंग को एक इमेज के अंदर। अब ये एक इमेज है, इस इमेज में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, है ना, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी एप्लीकेशन जो आइडेंटिफाई कर पा रही है कि भाई ये डॉग है, ये डक है, ये कैट है, ये टब है, ये बुशेस है, ये ग्रास है, तो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पा रही है। तो ऑटोमेटेड व्हीकल पार्किंग सिस्टम को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज क्लासिफाई तो कर नहीं रहे हम, सेगमेंट भी नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होगा, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे हो ना, क्या पड़ा है उस इमेज में, बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द आउटकम ऑफ द मॉडल रॉन्गली प्रिडिक्टिंग द नेगेटिव क्लोज एज अ पॉजिटिव क्लास। अब इसमें ना हमारे पास 4 तरीके होते हैं, देखो, ठीक है, 4 तरीके। एक होता है हमारे पास फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव। सेम हमारे पास होता है ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव। तो यहां पर क्या है ना, हमें बोल दिया है आउटकम ऐसे 4 आउटकम रहते हैं, ठीक है। हमें बोला है एक आउटकम एक मॉडल का जो रॉन्गली प्रेडिक्ट कर रहा है, यानी कि ये फॉल्स है, रॉन्गली प्रेडिक्ट कर रहा है यानी कि फॉल्स है, लेकिन एक नेगेटिव क्लास को पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव दिखा रहा है। तो आंसर क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव दिखा रहा है, तो आंसर मैं एफपी लिख रही हूं, आपको पूरा लिखना है फॉल्स पॉजिटिव, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनना एग्जाम में, ठीक है। आंसर देख लो एक बारी, कहां गए भाई साहब, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। चलो अगला, अब यहां पे बोल रहे हैं विच टाइप ऑफ बॉट इज इजी टू क्रिएट, कौन सा बॉट आसान होता है क्रिएट करना, जो कि वर्क्स बेस्ड ऑन, जो कि काम करता है प्री रिटन इंस्ट्रक्शंस पे, यानी कि एक ऐसा बॉट जो कि तुमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं उस पे काम करेगा, ठीक है, और वो मोस्टली फ्री होता है, इजी टू जनरेट होता है, मैसेजिंग टू जनरेट विद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, रिक्वायर करता है लिटिल या नो लैंग्वेज। तुम्हें अगर बिल्कुल भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स नहीं आती तो भी तुम आसानी से कर पाओगे। ऐसे बॉट को क्या बोलते हैं, ये हो देखा होगा आप लोगों ने, स्क्रिप्ट बॉट। इसके अंदर आपको करना क्या होता है, आप बस उसमें डाल देते हो कि मुझे यही चाहिए और वो अपने आप काम कर देता है, स्क्रिप्ट बॉट बोलते हैं। स्मार्ट तो होगा नहीं, क्लीनिंग नहीं होगा, टैल बॉट भी नहीं होगा। अच्छा अगला, व्हाट आर स्टेम्ड एंड लेमेटाइज्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड फ्लाइज। तो स्टेम्ड और लेमेटाइज्ड वर्ड्स क्या होंगे बेटा, फ्ली और फ्लाई होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये तो तुम्हें सीखना पड़ेगा भाई, बुक खोलनी पड़ेगी इसके लिए, तो अपन खोलेंगे बुक साथ में, टेंशन ना लो। अब आते, ये तो तुम्हारे थे कितने, अब ये तो तुम्हारे थे भाई जो आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। अब हमें लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, तो यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव। अब इसमें बोल रहे हैं आपको ना एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, कुछ भी 5 में से 3 कर दो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के है ये, 6 नंबर आपको मिलेंगे। No, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रोनाउन, गिव एन एग्जांपल। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। एक संज्ञा, सरनाम क्या होता है, संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सरनाम कहते हैं, नाउन की जगह पे आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। तो वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन्स। एग्जांपल दे दो, कविता बॉट अ बुक, शी हैज अ ग्रेट बुक कलेक्शन। शी जो है वो एक नाउन की जगह कविता की जगह पे यूज हुआ है, सिंपल सा आंसर है, बड़ा ही आसान है। ये क्वेश्चन आ जाए तुम सब एक एक नंबर, कितने नंबर, 2 नंबर का है भाई, 2 नंबर मुफ्त के मिलेंगे। लिस्ट 4 स्टेप्स टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। ये सब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बहुत बेसिक है। तो 4 ऐसे स्टेप्स जिससे सेल्फ मोटिवेशन मिले, कौन से हो सकते हैं, देखो। तो इजी रहेगा इसका भी आंसर बेटा, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। अब पहले अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो, है ना, सेल्फ मोटिवेशन के लिए पहले देखो आप किस चीज में अच्छे हो। आपको कोई भी ऐसे 4 लिखने हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, आधा आधा नंबर हर एक पॉइंट के लिए होगा। सेट अ फोकस ऑन योर गोल, डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल, स्टे लॉयल टू योर गोल्स। यही तो होता है ना सेल्फ मोटिवेशन, कि ढूंढो कि मेरे अंदर क्या खासियत है ना, अपना गोल सेट करो, उस गोल के लिए प्लान बनाओ कि कैसे अचीव होगा, और उस गोल को फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिक्योरिटी ब्रेक इज लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और अगर वो लीक हो जाए, उसे सिक्योरिटी ब्रेक कहते हैं। एक्सप्लेन कर दो 2 तरीके जिसकी वजह से पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। या 2 तरीके तो आप भी जानते हो, अगर आपने किसी भी नॉन ट्रस्टेड ऐसी कोई वेबसाइट जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है उस पर अपना डेटा फिल कर दिया है,
तो लीक हो सकती है ना भाई तुम्हारी इमेजेस या तुम्हारा डेटा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर तुम फॉर एग्जाम्पल देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे किसी पीसी को यूज कर रहे हो, पब्लिक पीसी है, स्कूल का है, या कोई भी ऐसा लैपटॉप है फ्रेंड का, या कहीं पर यूज कर रहे हो, उसमें तुमने अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी, है ना, कोई वेबसाइट खोली, व्हाट्सएप खोला, कुछ भी, और उसको तुम लॉग आउट करना भूल गए, कोई और इंसान अब जब यूज करने आएगा तो वो तो उसका गलत फायदा उठा सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी यही आपका आंसर बनेगा कि वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। हम लोग इन्फॉर्मेशन से वो कर लेते हैं शेयर। पर्सन गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आवर कंप्यूटर, किसी को हमारे कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाए, तुमने अपने कंप्यूटर में अपनी सारी डिटेल्स वगैरह उसके अंदर हैं, उसमें अपना लॉग इन कर रखा है किसी वेबसाइट्स वगैरह में, तुमने उठा के अपने फ्रेंड को यूज करने के लिए दे दिया। अब वो जब ओपन करेगा तो उसे तो वो तुम्हारा सब लॉगिन वगैरह जो तुमने कर रखा है, जीमेल वगैरह, वो सब दिख ही जाएगा, तो वहां से भी लीक हो सकती है इन्फॉर्मेशन। तो यही यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है। अगला यहां पे कह रहे हैं क्वेश्चन की, ठीक है, रीमा रन्स अ स्मॉल हैंडमेड सोप बिजनेस, साबुन बनाने का एक उसका बिजनेस है रीमा का, ठीक है। एवरी मॉर्निंग शी डिसाइड्स व्हाट प्रोडक्ट टू मेक, हर सुबह सोचती क्या प्रोडक्ट बनाऊं, हाउ मेनी सोप्स टू प्रोड्यूस, कितने साबुन बनाने चाहिए, वेदर टू सेल देम, उसे सेल करूं, है ना, और सॉरी वेयर टू सेल देम, कहां उसे सेल करूं। शी ऑल्सो अरेंजेस रॉ मटेरियल एंड असाइन टास्क टू हर स्टाफ। From the paragraph, identify and write the two functions of entrepreneur that are being described. बेटा पूरा आपने पढ़ लिया, एक entrepreneur के आपको बताने हैं क्या क्या functions यहां पर हैं। देखो सबसे बड़ा हमें डिसीजन मेकिंग दिख रहा है, वो डिसाइड कर रही है डेली, एंड डिसीजन मेकिंग एक entrepreneur का बहुत बड़ा एक स्किल होती है, पता है, कि डिसीजंस ले पाना। तो यहां पर वो अपना एक बिजनेस रन करती है, रोज सुबह डिसाइड करती है क्या बनाए, कैसे बेचें, कितना बनाए, है ना, और डेलीगेट कर रही है, काम को बांट भी रही है। तो यही आपके दो आपको जो फंक्शन नजर आ रहे हैं वो यही होंगे बेटा। क्या क्या रहेंगे वो, एक तो रहेगा पहला कि वो डिसीजन मेक कर रही है, मतलब मेकिंग डिसीजन, डिसीजन मेकिंग बोल सकते हो, मैनेजिंग द बिजनेस, राइट। ये व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेंशन टू बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमारी सॉइल के लिए, हमारे नेचर के लिए अच्छा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होता है जहां पे फार्मर्स कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। बेनिफिट क्या है, हम इट हेल्प्स इन ग्रोइंग बेटर क्वालिटी, केमिकल फ्री क्रॉप बनता है, और सॉइल क्वालिटी बनी रहती है फॉर फ्यूचर, इजी है, ठीक है। अब आता है यहां से आपका थोड़ा सा टेक्निकल वाला पार्ट, अब ये 8 नंबर का रहेगा। तो यहां बोल रहे हैं व्हाट डू यू डू इन द सेकंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल के सेकंड और थर्ड स्टेज में क्या किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो होता है ना, पहला प्रॉब्लम स्कोपिंग होता है, यानी कि पहले समझना दिक्कत क्या है, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है एआई प्रोजेक्ट साइकिल के, बेटा अब ये तो बुक में है, देखो प्रोजेक्ट साइकिल के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग, कि आप समझते हो प्रॉब्लम क्या है। देन उसके बाद आता है सेकंड स्टेज कि आप ना, वी नीड टू अक्वायर डेटा, आप डेटा को अक्वायर करते हो, डेटा इकट्ठा करते हो, जिसके बेसिस पर, है ना, विच बिकम्स द बेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट। भाई क्या दिक्कत है, उससे रिलेटेड डेटा अक्वायर करना, उसी के बेसिस पे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट चलेगा। ये डेटा हेल्प करता है हम अंडरस्टैंड कर सके कि भाई प्रॉब्लम स्कोप, है ना, पैरामीटर्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम स्कोपिंग, जो कि आपका फर्स्ट आपका स्टेप था। क्या प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड डेटा एक्वायर करो ताकि समझ सको ये प्रॉब्लम के बारे में चीजें, ठीक है ना। ये आप कहां से रिलायबल ऑथेंटिक सोर्सेज से ये सब डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और थर्ड स्टेज होता है वी गिव द अक्वायर्ड डेटा अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ग्राफ, डेटाबेस, फ्लो चार्ट, मैप, आप उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हो। तो सिंस द डेटा इज ऑफन लार्ज इन क्वांटिटी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उस रिलेटेड जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, पाई चार्ट, ग्राफ्स में उसे बांटा जाएगा ताकि उसको इंटरप्रेट करना आसान हो जाए, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अगर देखें तो अगला है हाउ इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग डिफरेंट फ्रॉम सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी मैं तुमको समझाती हूं कि ये रीइंफोर्स्ड, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। बेटा देखो, सुपरवाइज लर्निंग का मतलब, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है जहां पर तुम्हें ना, मतलब तुम्हें संभालने वाला कोई है, ऐसा डेटा जो कि लेबल्ड है, मतलब टेक्निकल टर्म्स का भी यूज कर रही हूं मैं, लेबल्ड डेटा को समझना, जहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन पता होता है, आंसर भी पता होता है। जैसे कि अगर तुम्हें तुम्हारे स्कूल में क्लास में टीचर सिखा रही है, बेटा ये जो ड्राइंग है ये होता है रेड कलर का एप्पल, इसे क्या कहते हैं, एप्पल। तो आपको जो डेटा गिवन है वो ऑलरेडी लेबल्ड है,
वो ऑलरेडी आपको पता है क्या है, आप देख पा रहे हो, उसका नाम भी गिवन है, आपको उसका आंसर भी मालूम है। इसे बोलते हैं सुपरवाइज डेटा, यानी कि आप बेसिकली अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हो। ये आपको एआई के लैंग्वेज में समझना पड़ेगा कि हम जो एआई के लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं ना सारी चीजें, या हम जो डेटा फीड कर रहे हैं वो डेटा क्या है, वो डेटा। अब आप पहले ना नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो, चलो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, फिर हम इसकी लैंग्वेज में समझेंगे। सुपरवाइज डेटा क्या है, जैसे कि तुम सोचो तुम एआई हो, ठीक है, तुम एआई हो और मैं तुमको समझा रही हूँ, मैं एआई को समझा रही हूँ कि भाई देख ये है इमेज, ये इमेज को एप्पल कहते हैं, ये इमेज तो अपने अंदर फीड कर ले, ठीक है। तो अब तुमको क्या है, अब तुमको खुद से मालूम है, तुम्हें मैंने सब कुछ स्पून फीड कर दिया है। सुपरवाइज डेटा बेसिकली लेबल्ड होता है जिसमें स्पून फीड कर दिया जाता है, जिसमें क्वेश्चन इनपुट आउटपुट इनपुट सब कुछ पहले से दिया होता है, ठीक है। लेकिन अनसुपरवाइज क्या होता है ना बेटा, अनसुपरवाइज के अंदर ना आपको अनलेबल्ड डेटा के साथ काम करना होता है, यानी कि उसमें पता नहीं होता, उसमें आप खुद करते करते सीखते हो, ठीक है। आप खुद करते करते सीखोगे, आप उसमें पैटर्न देखोगे कि अरे यार बहुत सारी इमेजेस मेरे पास आ गई हैं, ये इमेज भी आ गई है, ये इमेज भी आ गई है, ये इमेज भी आ गई, 3-4 इमेजेस मेरे पास आ गई हैं। अब इसमें आप खुद करते करते सीखोगे कि ये ना सारी की सारी इमेजेस एक जैसी हैं, तो ये सारे एप्पल्स हो जाएंगे, ये सारी इमेजेस एक जैसी हैं, ये सारे ऑरेंजेस हो जाएंगे। आप खुद करते करते सीखोगे, ठीक है। तो वो होगा जिसमें ऑलरेडी आपको ना बता नहीं रखा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि अनलेबल डेटा ही है, यानी कि आपको बताया नहीं जा रहा है पहले से, जैसे सुपरवाइज में बताया जा रहा था, इसमें बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें ना क्या है, करते करते सीखोगे। जैसे कि गलती होगी तो अपनी गलतियों के पैटर्न से समझोगे कि अरे मैंने ये किया, ये तो डेटा गलत निकला, ये तो आउटपुट गलत निकला, तो अब आप अपने को दोबारा सुधारोगे, फिर आप अपना प्रोसेसिंग करोगे, क्या हो सकता है क्या हो सकता है। यानी कि बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास कोई ढाल नहीं है। सुपरवाइज में क्या था, आपके पास ढाल थी कि आपको पता था सही क्या गलत क्या, आपको ऑलरेडी फीड किया था। अनसुपरवाइज में क्या था बेटा, आपके पास ढाल नहीं थी, आप अपने आप से गलतियां कर रहे थे, गलती करके सीख रहे थे। तो एआई में भी वैसा ही रहता है, जो डेटा हम देते हैं ना, जो डेटा हम फीड करते हैं, वो अपने आप से करते करते सीखता है, उसमें पहले से आउटपुट नहीं होता कि इसका आंसर यही निकलेगा, वो आप खुद से सीखते हो। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, इसमें भी आप खुद से सीखते हो, लेकिन सही जवाब देने पर रिवॉर्ड होता है, गलत जवाब देने पर पेनल्टी लगती है, ये फर्क होता है, ठीक है। अब इसका ना आंसर भी आप एक बार देख लो। तो यहां पर क्या है, यहां पर देखो, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में यू नीड टू हैव अ प्रिटी गुड आइडिया ऑफ द डेटा। आपको खुद ना डेटा का आइडिया पता होना चाहिए, डेटा का आइडिया होना चाहिए व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन वहीं पर देखो, however you will frequently encounter situations where you have to deal with large complex problem spaces. You may need to respond to unforeseen environments. You don't have sufficient data on those specific scenarios. Environment may change, hence your system needs to be adaptive. ये आप कुछ आंसर्स लिख सकते हैं जो कि reinforcement डेटा कैसे अलग होता है सुपरवाइज्ड एंड सॉरी रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे अलग होती है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से, ठीक है। क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपको कुछ भी जो डेटा दिया जाता है, आपको वो खुद से एनालाइज करना होता है, खुद से सीखना होता है, गलतियां होती हैं, आप अपना एक पैटर्न समझते हो, उस पैटर्न से आगे चलते हो, वही सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, ठीक है। यू विल हैव टू लर्न, बेटा डिफरेंस तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट इज मॉडल इवैल्यूएशन मशीन लर्निंग में, हाउ डज इट हेल्प इंप्रूव एन एआई मॉडल। यार मॉडल इवैल्यूएशन क्या होता है और एआई मॉडल को वो कैसे बेटर बनाने में मदद करता है। तो इवैल्यूएशन का तो मतलब ही हम समझ पा रहे हैं ना यहां से, कि आप गलतियों से और बेटर सीख रहे हो, ठीक है। तो मॉडल इवैल्यूएशन एक प्रोसेस होता है जहां पे डिफरेंट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। इवैल्यूएशन का मतलब यही होता है ना कि सीखना, समझना क्या गलतियां हैं और फिर उसको और बेटर करना। तो ये क्या है, ये भी एक इवैल्यूएशन मेथड ही है, मैट्रिक्स ही है, जो कि क्या करता है, जो कि मशीन लर्निंग के मॉडल की परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करता है। ये हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि मॉडल की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है ना, सूटेबिलिटी फॉर द टास्क एट हैंड। तो इवैल्यूएशन भी तो यही होती है ना, कि आप समझते हो, परखते हो क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कहां गलती जा रही है, कहां सही हो रहा है, वही चीज यहां पे मॉडल इवैल्यूएशन भी करता है। अब एआई मॉडल गेट्स बेटर विद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब मॉडल इवैल्यूएशन मेथड से आप उसे फीडबैक देंगे तो उस फीडबैक से वो एआई मॉडल बेटर होगा। हम उसमें वी बिल्ड अ मॉडल, उसमें फीडबैक मिलेगा, फीडबैक से इंप्रूवमेंट्स होंगी। जैसे कि बेसिकली तुम्हारे एग्जाम में होता है, टीचर तुम्हें इवैल्यूएट करती है, तुमने कहां गलत किया, कहां सही किया, क्या गलत प्रोसेस था, क्या सही काम किया, और फिर आप उसमें इंप्रूवमेंट, अगर तुम एआई हो ऐसे समझ लो, तो वो जो इवैल्यूएशन एक टीचर ने किया है तुम्हारी आंसर शीट का, तुम उससे कैसे बेटर हो पाओगे। अगर तुम एआई हो तो टीचर को आके फीडबैक देना पड़ेगा, बेटा यहां सही था, यहां गलत था, इसको ऐसे इंप्रूव करो, यहां पे ये होना चाहिए, तब तुम्हारे अंदर बेटर होगा। तो यही चीज आप यहां पर भी मेंशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल कीवर्ड्स यूज होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे प्रोसेस बोल दे रहे हैं, है ना, यहाँ हम मेथड की जगह मैट्रिक्स बोल दे रहे हैं, वही
चलो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ बाइट इमेज एंड फॉर्मेट, व्हाट इज अ बाइट इमेज फॉर्मेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल इमेजेस। डिजिटल इमेज में ये बाइट इमेज फॉर्मेट क्या होता है? तो डिजिटल इमेज में अगर हम बाइट इमेज फॉर्मेट को देखेंगे तो ये बेसिकली होता है, देखो ऊपर चला गया बेटा, ये ना आपको ये जो आपको वैल्यूज है बच्चे, ये लर्न करनी पड़ेगी, चाहे कुछ ही हो जाए, ये लर्न तो करनी पड़ेगी। देखो ये मोस्ट कॉमन पिक्सल फॉर्मेट है, बाइट इमेज जो है सबसे सबसे कॉमन यूज होने वाला पिक्सल फॉर्मेट है बाइट इमेज फॉर्मेट, जहां पर हर एक पिक्सल को ईच पिक्सल वैल्यू इज स्टोर्ड एज एन 8 बिट इंटीजर। ये लर्न करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ये पता होना चाहिए कि ये डेटा ऐसे सेव होता है, ठीक है, इस तरीके से सेव होता है। तो यहाँ पे ईच पिक्सल वैल्यू को स्टोर किया जाता है एज 8 बिट इंटीजर, जो कि गिविंग अ रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। इस फॉर्मेट में 0 टिपिकली टेकन एज नो कलर, 0 को हम मानते हैं कि वो कोई कलर नहीं है, और 255 को लिया जाता है एज अ फुल कलर या व्हाइट माना जाता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, 0 मींस नो कलर, 255 इज टेकन एज फुल कलर और व्हाइट। इन कंप्यूटर सिस्टम डेटा जो रिप्रेजेंट करता है इन द बाइनरी सिस्टम यूजिंग 1s and 0। देखो कंप्यूटर की लैंग्वेज आपको पता होगी, बाइनरी होती है, 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। ईच बिट कैन हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज एंड सिंस 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, this results in 256 possible values ranging from 0 to 255। therefore each pixel in a byte image use 1 byte of data नहीं, लर्न करना पड़ेगा भाई, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अगला आ जाएगा, हाँ अरे कहाँ जा रहे हो भाई, अगला आ जाएगा, ओके, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ एनएलपी एंड एक्सप्लेन। एनएलपी मतलब क्या था जरा बताना कमेंट्स में, अभी बताया था तुम्हें लर्न करने के लिए। यहां पर वी आर टू द जू गोइंग टुमारो, वी आर गोइंग टू द जू टुमारो, ग्रामर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये गलत है सेंटेंस, ये सही है। तो कौन सी स्टेज है एनएलपी की, और एक्सप्लेन कर दो इसको जरा। तो यहां पर अगर हम स्टेज समझेंगे तो इस स्टेज का नाम होता है सिंटैक्टिक एनालिसिस या पार्सिंग, इसको ये कहा जाता है। बेटा दिस इज नॉट इंग्लिश कि मैं समझा दूं कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का, ये नाम दिया गया है सिंटैक्टिक एनालिसिस पार्सिंग। ये प्रोसेस होता है जहां पर ग्रामर चेक करी जाती है एक सेंटेंस की, एक फ्रेज की। इट फॉर्म्स अ रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स एंड एलिमिनेट्स लॉजिकल इनकरेक्ट सेंटेंसेस। यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर सिंटैक्टिक, है ना, सिंटैक्टिक एनालिसिस या पार्सिंग क्या होता है, दोनों में से मतलब दोनों नाम याद कर लो। ये चेक करता है कि एक सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, और जो गलत है उसको अपने आप हटा देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब ये बोल रहा है कि अब ये केस बेस्ड है। एक स्कूल डेवलप करता है एक एआई सिस्टम को ताकि शॉर्टलिस्ट कर सके स्टूडेंट्स को जो कि कॉम्पिटिटिव फॉर अ कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, उसके लिए स्टूडेंट्स को छांटा जा रहा है एआई का सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। द एल्गोरिदम को इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि वो प्रायोरिटाइज करेगा ऐसे स्टूडेंट्स को जो कंप्लीट कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे जल्दी। ये अज्यूम कर रहे हैं वो पहले से कि भाई जिसने जल्दी फॉर्म भरा है इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है और कॉम्पिटेंस है और टेक सैवी है, यानी कि टेक फ्रेंडली है, ठीक है। हाउएवर स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश और हु डू नॉट हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर एट होम टेक लॉन्गर टू फिल आउट द फॉर्म। एज अ रिजल्ट मेनी डिजर्विंग स्टूडेंट्स आर अनफेयरली रिजेक्टेड बाय द एल्गोरिथम। आपको एक कहानी बता दी है कि एक स्कूल में क्या हो रहा है। एक स्कूल ने एक एआई सिस्टम को डेवलप किया है जहां पर वो ना स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं बच्चों को, लेकिन उन्होंने एक फॉर्म भरवाया बच्चों से। अब उन्होंने ना जजमेंट क्या रखा एआई में, जजमेंट ये रखा कि जिसने सबसे पहले फॉर्म फिल कर दिया वो बच्चा एकदम सही है, टेक्निकली फ्रेंडली है, टेक फ्रेंडली है, ठीक है, कॉन्फिडेंट बच्चा है, इसको स्कॉलरशिप में उसका नाम आना चाहिए। जो बच्चे धीरे धीरे, जिनने ज्यादा टाइम लिया फॉर्म फिल करने में, उनका नाम नहीं आना चाहिए। बट ये तो गड़बड़ वाली बात है भाई। अगर बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा है जल्दी, बहुत से रीजन हो सकता है कंप्यूटर पे उसका हाथ इतना सेट ना हो, उसके घर पे कंप्यूटर ना हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं है, राइट। ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट अगर आपने एआई को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है तो बहुत से बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पर। तो अब आपको बोल रहे हैं आइडेंटिफाई 2 रीजंस व्हाई द एल्गोरिथम गिव बायस्ड रिजल्ट्स। अब आपको 2 रीजन समझ में आ रहे बेटा कि ये एल्गोरिथम ने बायस्ड रिजल्ट्स क्यों दिए, गलत रिजल्ट्स क्यों दिए, क्योंकि अभी हमने 2 रीजंस तो अभी हमने डिस्कस कर लिए, है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहला एक रीजन क्या होगा भाई, एल्गोरिथम अनफेयरली पेनलाइज कर रहा है ना, पेनलाइज स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। उसने बहुत गलत तरीके से उन बच्चों को क्या करा, उन बच्चों को रिमूव कर दिया, है ना, जो इंग्लिश में अच्छे नहीं है, ये अज्यूम करते हुए कि भाई उन्होंने अगर फॉर्म को स्लो कंप्लीट किया है तो इसका मतलब कि उनकी कॉम्पिटेंसी कम है, और व्हेन इट सिंपली रिफ्लेक्ट लैंग्वेज चैलेंजेस, जबकि हो सकता है ना लैंग्वेज चैलेंजेस हो।
और वहीं पर दूसरा रीजन क्या है कि स्टूडेंट्स विदाउट एक्सेस टू अ कंप्यूटर और स्टेबल इंटरनेट, हो सकता है किसी के बच्चे घर पे कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट स्टेबल नहीं है, तो उसको ज्यादा टाइम लग गया। पर इसको क्या लिया जा रहा है, इसको भी गलत तरीके से माना जा रहा है कि उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये दो रीजंस हैं, ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों को गलत तरीके से इवैल्यूएट किया जा रहा है। मेंशन टू बायोएथिक्स प्रिंसिपल्स, अब आप बताओ क्या ऐसा तरीका यहाँ यूज हो सकता है जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एक्सप्लेन हाउ दे अप्लाई। तो अब यहां पर देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम बायोएथिक प्रिंसिपल्स का कौन से का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हो सकता है डू नॉट हार्म। डू नॉट हार्म का मतलब है एल्गोरिदम अनइंटेंशनली हार्म कर रहा है स्टूडेंट्स को फ्रॉम लेस प्रिविलेज बैकग्राउंड, जिनके पास इतना इतना प्रिविलेज नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, अनइंटेंशनली हार्म जो कर रहा है स्टूडेंट्स को, इससे क्या होगा, ये ना बाय रिड्यूसिंग देयर चांसेस ऑफ सिलेक्शन टू फॉलो दिस प्रिंसिपल द एआई सिस्टम शुड बी रीडिजाइन टू अवॉइड कॉजिंग अनफेयर डिसएडवांटेज। तो पहले तो हमें ना इस बायोएथिक प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए कि तुम बच्चों की बैकग्राउंड को नहीं समझ रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हो, और तुमने ऐसा सिस्टम बना दिया जिसकी वजह से अनएथिकली या फिर बायस तरीके से बच्चों को छांट ले रहे हो अपने स्कॉलरशिप के लिए। तो एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसमें बच्चों को इस तरीके से हार्म ना पहुंचे। दूसरा, गिव जस्टिस। जस्टिस रिक्वायर्स दैट ऑल स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड फेयरली, सबको फेयरली ट्रीट किया जाए। सिस्टम शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और फ्लुएंसी या डिजिटल एक्सेस के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने सिस्टम ऐसा बना दिया ना, जिसके घर कंप्यूटर है, जिसको अच्छे से आता है वो तो कर लेगा, और तुम चाह रहे हो बच्चा कॉन्फिडेंट हो। जरूरी थोड़ी जिसके घर पे कंप्यूटर है, जिसको अच्छे से लैंग्वेज आती है वही कॉन्फिडेंट हो, जिसके घर कंप्यूटर नहीं है, जो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस में फ्लुएंट है, हो सकता है वो भी कॉन्फिडेंट हो। तो ये जस्टिस का आप लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अब अगला जो आता है बेटा वो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द लर्निंग मॉडल दैट वर्क्स विद अनलेबल्ड डेटा। अभी मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने आपको लर्निंग प्रोसेस बताए थे 3, याद है। उसमें से मैंने बोला था उनमें से एक लर्निंग प्रोसेस अनलेबल्ड डेटा पे काम करता है, आइडेंटिफाई करता है हिडन पैटर्न और स्ट्रक्चर्स को। कौन सा था जरा बताना कमेंट्स में, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो आपको मालूम होगा। बताया था ना अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें आपको डेटा लेबल्ड नहीं होता, आप अपने आप से समझेंगे उसको, है ना, आप अपने आप से उसमें पैटर्न स्ट्रक्चर समझेंगे और आंसर निकालेंगे, वो होता है यहाँ पर। नेम द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ दिस लर्निंग मॉडल, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल की 2 कैटेगरीज बताएंगे, एक्सप्लेन कर दो हर एक कैटेगरी को ब्रीफली और एक एग्जाम्पल भी दे दो। तो आंसर देखो अनसुपरवाइज लर्निंग होगा, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। अब इसके 2 कैटेगरीज क्या होंगी, एक होगी क्लस्टरिंग, एक होगा एसोसिएशन। क्लस्टरिंग का मतलब है आप उसमें क्या कर रहे हो, आप ना पहले सारा डेटा इकट्ठा कर ले रहे हो। इन्वॉल्व फाइंडिंग द सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसिंग देम इन द सेम क्लस्टर एंड डिफरेंशिएटिंग देम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लस्टर्स। बेसिकली अगर मैंने एप्पल्स दे दिए, मैंने बहुत सारे ऑरेंजेस दे दिए, अब मैंने बोला इसको समझो, इस डेटा को समझो, तो अब ना वो अपने आप से प्रोसेस करेगा और वो समझेगा कि भाई मेरे पास 2 तरीके का डेटा है। वो उसके पैटर्न्स को समझेगा, कलर को समझेगा, सारा अपना डेटा वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है सारी अपनी लैंग्वेज प्रोसेसिंग सब करेगा, और वो 2 तरीके के क्लस्टर फॉर्म कर लेगा कि एक जैसे पैटर्न, एक जैसे सिमिलैरिटी वाले का एक क्लस्टर जो कि एप्पल्स है, रेड कलर के होते हैं, और एक तरफ ऑरेंजेस जो कि ऑरेंज कलर के होंगे, वो उनको एक तरफ क्लस्टर में बना देगा। अब अगला क्या है, एसोसिएशन। अब वो देखेगा कि इन्वॉल्व फाइंडिंग अ रिलेशनशिप और कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इन लार्ज डेटाबेस। सिंपल देखो एग्जांपल आप दे दोगे, जैसे कि ग्रुप कस्टमर्स बेस्ड ऑन परचेजिंग बिहेवियर। अब हमारे पास अगर एक बहुत बड़ा डेटा आ गया है, ठीक है, जैसे ब्लिंकिट, जोमेटो, इन सब पे किस पे काम करते हैं वो लोग, वो जानते हैं कि है ना, कि शायद रात को अगर कुछ लोग हमारे ऐप से ऑर्डर करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीजें ही ऑर्डर होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि रात के टाइम पे अगर कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे हैं तो उनको पता है कि हमारे पास 2 कस्टमर्स हैं, रात को ऑर्डर करने वाले कस्टमर्स अधिकतर मैगी, चिप्स टाइप की चीजें ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वो रात की मिडनाइट स्नैकिंग वाली जो भूख लगती है उसके लिए करते हैं, राइट। तो यहां पर ये हो गया क्लस्टरिंग, कि आपने 2 अलग अलग ग्रुप्स में उनको बांट दिया। अब एसोसिएशन क्या है कि अब आप उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ एसोसिएट कर रहे हो। जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस, कस्टमर्स हु बाय ब्रेड ऑफन बाय बटर। जैसे कि अब आपने समझ लिया कि यार हमने ना पहले तो क्लस्टर कर लिया कि रात में जो अधिकतर लोग खरीदते हैं ब्लिंकिट से चीजें, वो मिडनाइट स्नैक्स ज्यादा खरीदते हैं, जहां पर चिप्स वगैरह या स्नैक्स मतलब मैगी वगैरह ज्यादा खरीदी जाती है। फिर आपने उनका एक पैटर्न देख लिया, एसोसिएशन, ये तो क्लस्टरिंग हो गया। एसोसिएशन में आपने पैटर्न देख लिया कि अगर कोई मैगी खरीद रहा है तो वो कोक खरीद रहा है जरूर साथ में, है ना। तो या फिर अगर वो चिप्स खरीद रहा है तो फिर वो उसके साथ कोक जरूर खरीद रहा है, या स्प्राइट, फैंटा, जो भी कोल्ड ड्रिंक। तो अगली बार से वो उसके हिसाब से आपको अपने आप सजेशन दे दिया करेंगे कि भैया मैगी तो आपने अपने कार्ट में डाल ली, अब कोक भी डाल ली जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन। क्लियर है बेटा। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एमएल। मशीन लर्निंग का एक एप्लीकेशन आप बता दो, या डीएल यानी कि डीप लर्निंग का एक एप्लीकेशन बता दो जो कि यूज हो रहा है इन फॉलोइंग सिनेरियोज में।
तो क्या होगा, देखो फिटनेस ट्रैकर जो यूज कर रहा है एआई टू मॉनिटर योर हार्ट रेट, एक ऐसा फिटनेस ट्रैकर है जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए कि कब दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, कब कम हो रही हैं, ठीक है। तो एंड व्हाट इज नॉर्मल फॉर यू, जो कि आपके लिए नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल आपकी हार्ट रेट सोचो 72 है, लेकिन अचानक से अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ जा रही है वन इवनिंग व्हाइल यू आर रिलैक्सिंग एंड वाचिंग अ हॉरर मूवी, तो वो ट्रैकर अचानक से एक फ्लैग दिखा रहा है, रेड फ्लैग, कि भाई तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ चुकी है, एज एन एनोमली, थिंकिंग समथिंग माइट बी रॉन्ग। तो वो एआई, अब ये इस एप्लीकेशन का क्या, इसका क्या नाम होगा, ये कौन सा एप्लीकेशन है जो ये चेंजेस देख पा रहा है? तो बेटा इस एप्लीकेशन को बेसिकली हम एनोमली डिटेक्शन ही बोलते हैं। एनोमली यानी कि अनयूजुअल डिटेक्शन, कुछ अनयूजुअल हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे। अगला बोल रहा है वाइल्ड लाइफ कैमरा इज इक्विप्ड विद एआई टू मॉनिटर एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ कैमरा में एक एआई घुसा होता है, ठीक है, जो एनिमल्स को फॉरेस्ट में डिटेक्ट करता है। इट नॉट ओनली रिकॉर्ड्स मूवमेंट्स ऑफ एनिमल बट ऑल्सो आइडेंटिफाइज एंड क्लासिफाइज देम इनटू कैटेगरीज। अब वो एआई अपने आप कैमरा में मदद कर देता है, सिर्फ इतने में नहीं कि कब मूवमेंट है, ये भी बताता है कि बर्ड है, मैमल है, इंसेक्ट है, क्या है, इसको अब हम किस कैटेगरी में डालेंगे। तो बेटा ये आएगा ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफाई कर रहा है वो कि ये किस क्लास से क्या बोलेंगे, बिलोंग करते हैं, ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला यहां पर हो जाता है स्मार्ट रेफ्रिजरेटर को इक्विप किया गया है इंटरनल कैमरा के साथ और एक एआई सिस्टम के साथ, ठीक है। वन ऑफ इट्स डोर फीचर अ डिस्प्ले स्क्रीन दैट शोज अ रियल टाइम इमेज ऑफ द इनसाइड। जैसे आपने देखे होंगे ना कि एक फ्रिज है, उसमें आपको एक डोर दिखता है जिसमें एक, अगर आप टैप करोगे तो उसके अंदर आपका अंदर का सामान दिखने लग जाएगा, एक स्क्रीन होती है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहे हैं फॉर ईच आइटम द सिस्टम नॉट ओनली शोज इट्स एक्चुअल इमेज बट ऑल्सो प्लेस एन एआई जनरेटेड लेबल ऑन टॉप ऑफ इट। तो आपको उनके एक्चुअल इमेज तो दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन आपको उसके ऊपर उसका नाम भी दिख जाएगा। दूध रखा है तो मिल्क कार्टन, एप्पल या आइसक्रीम रखे तो उसके ऊपर नाम आ जाएगा एप्पल आइसक्रीम। इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, सिंपल, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है कि इमेजिन एक ऐप है जो कि आपको हेल्प कर रहा है टू अनलॉक योर बाइक। आपको वहां पे पासवर्ड टाइप नहीं करना पड़ रहा है, यू सिंपली स्क्रिबल न्यूमेरिकल कोड लाइक 5281 ऑन योर फोन स्क्रीन यूजिंग योर फिंगर, इवन इफ योर राइटिंग इज अ बिट मेसी, वो आपके फिर भी टच वर्क को समझ जा रहा है। मतलब तुम उसके ऊपर कुछ भी लिख रहे हो वो आपको समझ जा रहा है, यानी कि तो सिंपल सी बात है ना कि ये क्या होगा, ये होगा आपका डिजिट रिकॉग्निशन, तो वो आपके डिजिट्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, स्कूल रिसेंटली टेस्टेड एन एआई मॉडल डिजाइन टू प्रिडिक्ट वेदर स्टूडेंट्स वुड पास और फेल देयर फाइनल एग्जाम्स। स्कूल ने एक एआई मॉडल बनाया जिसमें वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं बच्चे पास होंगे या फेल होंगे। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स द मॉडल करेक्टली प्रिडिक्टेड दैट 40 स्टूडेंट्स वुड पास एंड दे एक्चुअली डिड। अब उन्होंने जो प्रिडिक्शन किया था सही था, एआई ने बोला था 40 बच्चे पास होंगे, 40 ही पास हुए। इट ऑल्सो करेक्टली आइडेंटिफाइड 30 स्टूडेंट्स वर गोइंग टू फेल, उसने ये भी आइडेंटिफाई करा कि 30 बच्चे फेल होंगे, ठीक है। हाउएवर मॉडल प्रिडिक्टेड दैट 20 स्टूडेंट्स वुड पास बट दे एंडेड अप फेलिंग। उसने बोला था 20 स्टूडेंट पास होंगे बट वो फेल हो गए। एडिशनली उसने प्रिडिक्ट किया था कि 10 स्टूडेंट फेल होंगे बट वो पास हो गए। तो अब ये थोड़ी गड़बड़ हुई है। अब ड्रॉ द कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेटा मैंने आपको बताया था फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। तो अब यहां पर जितना उसने जैसा जैसा किया है, जैसा जैसा उसने हिसाब लगाया है, जहां पे वो सही निकला वहां पे सही है ना। अब आपको ये पूरा जो मैट्रिक्स बनेगा मैं दिखा देती हूं, वो ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, प्रिडिक्शन है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स यानी कि रियलिटी में क्या हुआ, हाँ या ना, सही गए या गलत गए, यस और नो। तो 40 ट्रू पॉजिटिव, यानी कि हमने 40 को टीपी में क्यों डाला है, क्योंकि भाई हमने उसने एआई ने प्रिडिक्ट जो किया था सही प्रिडिक्ट किया था, है ना, और वो ट्रू हुआ और पॉजिटिव था कि भाई 40 स्टूडेंट्स पास होंगे, तो 40 एक्चुअल में पास हुए। तो वो किस में जा रहा है बेटा, वो ट्रू पॉजिटिव में जा रहा है। लेकिन वहीं पर उसने क्या किया था, वहीं पर उसने प्रिडिक्ट क्या किया था, उसने प्रिडिक्ट किया था कि 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो जाएंगे बट वो पास हो गए। तो यानी कि यहां पर किस में जाएगा ये बेटा, ये जाएगा फॉल्स नेगेटिव में। यानी कि एक तो गलत उसने डेटा प्रिडिक्ट किया तो फॉल्स हो गया, और नेगेटिव में उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था कि भाई पास होंगे पर वो फेल होंगे पर वो पास हो गए, ठीक है। अगला हम देखें तो यहां पर क्या है, अगला यहां पर दिया है कि उसने ये प्रिडिक्ट किया था कि 20 स्टूडेंट्स पास होंगे लेकिन वो फेल हो गए थे। तो अब यहां पर भी ये फॉल्स है क्योंकि गलत हो गई ना उसकी भविष्यवाणी। तो उसने क्या किया था, 20 स्टूडेंट्स को उसने बोला था पास होंगे लेकिन फेल हो गए, तो उसने पॉजिटिव रिजल्ट को प्रिडिक्ट किया था लेकिन वो गलत था, तो फॉल्स पॉजिटिव। एंड वहीं पर अगर हम यहां देखें तो लास्ट में 30 स्टूडेंट्स, उसने ये करेक्टली आइडेंटिफाई किया था कि 30 स्टूडेंट्स वो फेल होने वाले हैं, 30 फेल हुए थे।
तो यानी कि ट्रू, और उसने नेगेटिव रिजल्ट बताया था कि भाई सच बताया कि 30 स्टूडेंट्स फेल होंगे और वो हो गए, रिजल्ट नेगेटिव था तो ट्रू नेगेटिव। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा, है ना। तो आपको ये क्लियर वैल्यूज लिखनी है, आइडेंटिफाई करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 एक और चीज कह रहा है, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन मॉडल, शो योर वर्किंग। रफ वर्क पूरा फॉर्मूला लिखना होगा। टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग प्रिडिक्शंस मेड बाय द मॉडल, ये भी बताना है। तो अब देखो यहां पे आता है पार्ट बी, बाप रे बाप। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी का ये फॉर्मूला है बेटा। एक्यूरेसी निकालने के लिए करेक्ट प्रिडिक्शंस कितनी है, टोटल प्रिडिक्शंस क्या है। ठीक है, तो बेटा करेक्ट चाहे नेगेटिव करेक्ट उसने प्रिडिक्ट करी हो या फिर पॉजिटिव, ट्रू चाहे उसने पॉजिटिव प्रिडिक्शन करी कि 40 बच्चे पास होंगे, तो पर वो सच थी ना, तो ट्रू पॉजिटिव यहां पर आएगी 40। ठीक है, करेक्ट प्रिडिक्शंस दोनों थी ना कि ट्रू पॉजिटिव, उसने ट्रू में बोला ना, देखो समझो यहां पर भाई, है ना, समझ पा रहे हो ना, उसने क्या बोला था, उसने बोला था 40 बच्चे पास होंगे तो हुए, और पॉजिटिव उसने प्रिडिक्शन करी थी, तो टीपी है ये। ठीक है, ट्रू क्योंकि ये सच भी हुई है और पॉजिटिव है, और हमारी करेक्ट प्रिडिक्शन के अंदर उसने ये भी सही प्रिडिक्ट किया था कि 30 बच्चे फेल होंगे, ये नेगेटिव प्रिडिक्शन है बट ये सच हुई, तो 30 बच्चे फेल हुए भी, है ना। तो ट्रू प्रिडिक्शन हमारे पास दो तरीके की हो गई, करेक्ट प्रिडिक्शन। ठीक है, अब वहीं पर टोटल प्रिडिक्शंस कितनी थी भाई, टोटल प्रिडिक्शंस अगर हम देखें तो टोटल बेटा उसने कितनी प्रिडिक्ट करे हैं, यहां पे आप देख लो, है ना, 40 20 30 10, तो यहां पे कितने हो गए ये 40 20 4 5 60 100 बच्चों का ही तो डेटा था, तो 70/100, तो 0.7 आंसर है, सिंपल। ठीक है, अगला अगर हम यहां पर देखें तो अगला क्या होना चाहिए, अगला यहां होना चाहिए रॉन्ग प्रिडिक्शन। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉन्ग प्रिडिक्शंस को भी आपको कैलकुलेट करना है, तो उसने एक तो गलत प्रिडिक्शन करी कि इतने बच्चे पास होंगे, पॉजिटिव वाली प्रिडिक्शन थी बट गलत थी 20 की, पॉजिटिव नेगेटिव वाली प्रिडिक्शन थी कि बच्चे फेल होंगे लेकिन गलत थी 10 की, तो ये टोटल 30 हुआ, ये आपने यहां लिख दिया। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन 21 ये रहा, डॉक्यूमेंट 1, रीड द फॉलोइंग 3 documents and answer the question. Document 1, students love studying AI. Document 2, AI is transforming education. Document 3, teachers and students explore AI tool. अब बोल रहे हैं आफ्टर परफॉर्मिंग बेसिक टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, रिमूव पंचुएशंस, कन्वर्टिंग टू लोअर केस एंड टोकनाइजिंग डॉक्यूमेंट्स बिकम, द डॉक्यूमेंट्स बिकम। अब आपने क्या करा है, आपने इनको टोकनाइज कर दिया है। मैंने आपको बताया था टोकनाइज में क्या होता है बेटा, टोकनाइज में आप ना इन सभी चीजों को आपने क्या करा, आपने इसमें से पंचुएशन रिमूव कर दिया, ठीक है, आपने इनको कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में, ठीक है, जितना भी अपर केस में था देखो एआई लोअर केस में आ चुका है, और टोकनाइज कर दिया। अब ये आपका बन चुका है पूरा डेटा। टोकनाइज यानी कि हर एक शब्द को अलग अलग कॉमा बना के अलग अलग लिख दिया है। अब क्या है, क्रिएट डिक्शनरी वोकैबुलरी फॉर यूनिक वर्ड्स फ्रॉम ऑल द 3 डॉक्यूमेंट्स। 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब देखो यूनिक वोकैबुलरी ये डिक्शनरी कैसे बनती है। ठीक है, डिक्शनरी कैसे बनेगी भाई, मुझे अपने 5th क्लास की याद आ रही है इसमें। तो इसमें डिक्शनरी कैसे बनेगी, जो जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उसको ऐड नहीं करते। स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है, स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है, ये ऐड नहीं होगा। एआई रिपीट हो रहा है, एआई रिपीट हो रहा है, एआई रिपीट हो रहा है, ऐड नहीं होगा। ठीक है, और कुछ रिपीट हो रहा है, लव स्टडीइंग ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन टीचर्स एंड एक्सप्लोर टूल्स, नहीं, और कुछ आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अब आपकी डिक्शनरी कितनी बनेगी भैया, लव स्टडीइंग इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन टीचर्स एंड एक्सप्लोर टूल्स, ये आपकी डिक्शनरी बनेगी। रिपीट वाले वर्ड्स हट जाते हैं, तो बेटा ये आपकी डिक्शनरी बनेगी। स्टूडेंट्स लव स्टडीइंग एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन टीचर्स एंड एक्सप्लोर टूल्स। तो आपने क्या करा, आपने बेसिकली डिक्शनरी में ना यूनिक वर्ड्स आते हैं, यानी कि जो रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीटेशन में नहीं डालोगे। अब स्टूडेंट्स क्या था, 2 बार रिपीट हो रहा था तो इसलिए हमने उसे एक ही बार लिखा है। ठीक है, एआई 2 बार रिपीट हो रहा था तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता है, उनको एज 1 माना जाता है। ये बोलता है हमारा डिक्शनरी कि आप जो रिपीट हो रहे वर्ड उनको रिपीट नहीं करोगे, एज 1 मानोगे। आप कंस्ट्रक्ट करने को कह रहे हैं डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर डॉक्यूमेंट 3। इसके लिए डॉक्यूमेंट वेक्टर हमें करना है, बनाना है यूजिंग द डिक्शनरी। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा देख लो एक बार। डॉक्यूमेंट वेक्टर ऐसे बनता है बेटा, ठीक है, कि आप ना पूरा वो चार्ट बनाओगे, जो डॉक्यूमेंट आपका जो पूरा वर्ड दिया गया है उसको पूरा लिखोगे, और उसमें ये वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है वो लिखोगे। स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, स्टूडेंट्स 1, लव एक बार भी रिपीट नहीं हुआ, स्टडिंग एक बार भी नहीं हुआ, एआई एक बार रिपीट हुआ ना, यहां तो दिया है, लेकिन इसके अलावा भी हमने देखा था ना ऊपर कि एआई 2 बार लिखा था, तो एक बार तो आपने लिख दिया, इसके अलावा एक बार और रिपीट हुआ, इस भी 0 बार रिपीट हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन भी, टीचर्स एक बार, एक्सप्लोर एंड टूल्स ये आपने लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ बैग ऑफ वर्ड्स हेल्प इन फीचर एक्सट्रैक्शन, व्हाई इज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स कैसे हेल्प करता है फीचर एक्सट्रैक्शन में। ठीक है,
तो देखो बैग ऑफ वर्ड्स हेल्प करता है फीचर एक्सट्रैक्शन में बाय कन्वर्टिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इनटू फिक्स्ड लेंथ न्यूमेरिकल वेक्टर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी और प्रेजेंस ऑफ वर्ड्स फ्रॉम डिफाइंड वोकैबुलरी। बैग ऑफ वर्ड्स जो है ना, वो बेसिकली सारे वर्ड्स को इकट्ठा नहीं करता, वो यह छांट लेता है कितने वर्ड्स कितनी बार दिए हैं क्या है। तो ये हमारी मदद करता है कि हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड लेंथ न्यूमेरिकल वेक्टर को बेसिकली हेल्प करता है कि आप ना जो कन्वर्टिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप फिक्स्ड लेंथ न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट कर पाते हो उसकी फ्रीक्वेंसी और प्रेजेंस ऑफ वर्ड्स के बेसिस पर। ये अलाउ करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स को कि वो प्रोसेस कर सके, एनालाइज कर सके टेक्स्ट डेटा जस्ट लाइक न्यूमेरिक इनपुट, क्योंकि यार देखो ये सारी चीजें नंबर्स पे चलती हैं, तो आप ना उसको न्यूमेरिक इनपुट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो ताकि मशीन लर्निंग के लिए समझना आसान हो जाए। अब बैग ऑफ वर्ड्स में उसका जो फोकस है ना, उस पे क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था एक बार देख लो कि Why is the order of words not considered important? Order of words को important क्यों नहीं समझते बैग ऑफ वर्ड्स में? बेटा देखो इसको इसलिए नहीं समझा जाता क्योंकि बैग ऑफ वर्ड्स फोकस करता है what words appear, not how or where they appear in the sentence. बैग ऑफ वर्ड्स ध्यान देते हैं कौन सा शब्द आ रहा है, कहां आ रहा है, कैसे आ रहा है पे ध्यान नहीं देता। इसलिए मॉडल ट्रीट करता है टेक्स्ट एज अ बैग ऑफ वर्ड्स इग्नोरिंग ग्रामर, सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर। वो यहाँ पे बस देखते हैं कितने शब्द, क्या ग्रामर, क्या सिंटेक्स, क्या, वो सब नहीं देखता यहाँ पर। तो इसलिए ठीक है, तो यहां पर अब आपका जो है पूरा सैंपल पेपर होता है खत्म। तो ये बेटा आपका पूरा 50 नंबर का बनता है जिसमें आपके पास ऑप्शन रहता है काफी सारा कि आप क्या लिखना चाहते, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कौन सा नहीं। आई होप आज के लेक्चर से काफी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आया तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मेरे लिए बहुत 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 मैटर करेगा। सच बता रही हूँ, बहुत मैटर करेगा। काफी पढ़ा मैंने, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए आया है। ऑल्सो परेशान ना होना, लाइव क्लासेस भी लेंगे, आपको बिल्कुल कमेंट्स में एकदम परेशान होने की जरूरत है, मैम आप एमसीक्यू भी करवा दो, मैम सब करवा दोगे ना, मैम मैम सब्जेक्टिव भी करवा दो। हाँ बेटा, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब करवा दूंगी, मैं एमसीक्यू भी करवा दूंगी, मैं सब्जेक्टिव भी करवा दूंगी, साथ ही साथ मैं तुम लोगों का पूरा ही करवा दूंगी। ठीक है, हमारे पास एक दिन है तो हम जाहिर सी बात है क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, सब चीजें हम करने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड करने वाले हैं, जितना मेरे को डेटा मिल पा रहा है मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो परेशान ना होइएगा, लाइव क्लास में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, बड़ी मेहनत लगी, कसम से बड़ी मेहनत लगी है यार कंफर्ट जोन के बाहर निकलने में, और खास तौर पे देख रहे हो तुम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करे भाई तुम्हारी टीचर ने तो तुम कितने मायने रखते होगे मेरे लिए, राइट? तो प्लीज इसको शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों के साथ, बहुत मायने रखने वाली है मेरे लिए चीज। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।